सर आज हम कैपिटल गेन की क्लासेस करेंगे। कैपिटल गेन पढ़ेंगे। कैपिटल गेन में टैक्सेबिलिटी कैसे की जाती है। सर इसको समझने के लिए पहले कैपिटल गेन के बारे में कुछ बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। सर कैपिटल गेन लगता कहाँ है। ये पूरा चैप्टर दो पिलर्स पे खड़ा होता है। एक पिलर का नाम है कैपिटल असेट और दूसरे का नाम है सर ट्रांसफर। क्या नाम है सर? ट्रांसफर। मतलब सर कैपिटल गेन तभी लगता है अगर मामला कैपिटल असेट से रिलेटेड हो। अगर मामला कैपिटल असेट्स से रिलेटेड हो और उस असेट्स का ट्रांसफर हो रहा हो। क्या हो? उस असेट का सर ट्रांसफर हो रहा हो। इट मीन सर अगर वो मामला कैपिटल असेट्स रिलेटेड नहीं है तो भी कैपिटल गेन नहीं आएगा, या फिर अगर किसी मूवमेंट को, मतलब असेट के एक जगह से दूसरे जगह के मूवमेंट को भी, अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है सर, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग में तो मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन अगर असेट के ट्रांसफर को भी इनकम टैक्स एक्ट में बोल दिया गया है कि इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे तो भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। इन दो कंडीशंस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब सर बात करते हैं, आप पहले बताओ कैपिटल एसेट क्या होती है। आपको जो जो चीजें कैपिटल एसेट लगती है वो सब कैपिटल एसेट है। एज लाइक ऑल लैंड एंड बिल्डिंग या अदर आपको मोबाइल टावर वगैरह, ये सब कुछ कैपिटल एसेट आता है। बट यहां पे इंपॉर्टेंट आ जाती है कि सर कैपिटल एसेट क्या नहीं है, क्या एक्सक्लूड हो जाता है इन द मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट। जो स्टॉक इन ट्रेड होता है, स्टॉक इन ट्रेड ऐसे रॉ मटेरियल का WIP या फिनिश गुड्स, कोई भी जो स्टॉक होता है उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है। दूसरी बात आती है सर मूवेबल पर्सनल इफेक्ट वाली थिंग्स, जैसे मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी जो होती है उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है। और ये देखिए कई जगह आएगा, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है। एंड जो गोल्ड डिपॉजिटरी बॉन्ड होते हैं ना, आपको इसका ईयर याद रहे या ना रहे, 1999 के हैं, बट गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड या गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम में इशू बॉन्ड जो 2015 में हुए थे, इनको कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है। आपको ये चार चीजें याद रखनी है। बट सर अगेन बात आ जाएगी, सर पर्सनल इफेक्ट में तो किसी की ज्वेलरी भी आती है। अगर किसी ने बप्पी लहरी है, जैसे उसने गोल्ड पहने, तो क्या वो कोई पर्सनल असेट अगर वो है तो क्या उस गोल्ड की ज्वेलरी को सोल्ड करने पे कैपिटल गेन नहीं आएगा। यहाँ पे इन्होंने कुछ एक्सक्लूजन दे दिए, एक्सक्लूड्स कर दिए। दुनिया की हर चीज जो आप पर्सनली यूज कर रहे हैं वो तो आपकी पर्सनल असेट है, लेकिन अगर आप इन चीजों को पर्सनली भी यूज करते हैं फिर भी इसको क्या बोला जाता है? कैपिटल एसेट। क्या बोला जाता है? देखिए कैपिटल एसेट क्या बोला जाता है? कैपिटल एसेट। इफ यू आर यूजिंग इट पर्सनली तो भी इसको क्या बोलेंगे हम? कैपिटल एसेट। सर वो क्या चीजें हैं? पहली बात होती है सर ज्वेलरी। अगर आपने ज्वेलरी पहनी भी, आपने डायमंड रिंग पहनी भी है तो भी हम उसको मानेंगे। आप पर्सनली यूज कर रहे हैं फिर भी हम बोलेंगे आपकी पर्सनल एसेट है। ड्राइंग, पिकासो की अगर आपने पेंटिंग खरीद ली तो वो माना जाएगा कि वो आप अपने ड्राइंग हॉल में लगा रखे हैं, बट फिर भी माना जाएगा कि वो आपकी कैपिटल एसेट है। कोई आपने पेंटिंग ले ली किसी बड़े पेंटर की जो 2-3 करोड़ की पेंटिंग है, उसको भी माना जाएगा कि वो कैपिटल एसेट है। स्कल्पचर का मतलब हो गया सर जैसे शाहरुख खान के मोम के पुतले वगैरह, माना जाएगा कि वो आपकी पर्सनल एसेट है। आर्कोलॉजिकल कलेक्शन अगर आपने कोई ले लिया, कोई कॉइन्स, रेयर कॉइन्स का कोई कलेक्शन ले लिया तो माना जाएगा वो आपकी पर्सनल एसेट है। और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट जो है, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट अगर कोई है तो उसको माना जाएगा आपकी पर्सनल एसेट है। सर ये तो आपने बता दिया, बट अब ICAI 2 क्वेश्चंस पे आपके साथ खेलना शुरू करती है। सर कौन से 2 क्वेश्चन? वो आपसे कार की प्रोविजन पूछेगी और दिखाएगी कि आपने अपनी ओल्ड कार सोल्ड की है जिस पे आपको 2 लाख रुपए का गेन हो गया है। ऐसी कंडीशन में आप सोचेंगे क्या कार ट्रांसफर हुई है? हाँ बताएगा कार ट्रांसफर हुई है, बट कहीं भी कार को, आप पर्सनल कार यूज करते थे अपने लिए, कार को कहीं भी प्रॉपर्टी की मीनिंग में नहीं डाला है। यहाँ पे रिस्ट वॉच भी डाल सकता है, वॉच। सर रिस्ट वॉच की उसने बात कर दी। रिस्ट वॉच देखिए कहीं बोल देगा 2 करोड़ की रिस्ट वॉच थी, अब आपने उसको सोल्ड किया, आपको 3 लाख रुपए का गेन हो गया, वो कहाँ टैक्सेबल करें? तो रिस्ट वॉच को भी कहीं कैपिटल एसेट में लिखा है, वो आपके पर्सनल इफेक्ट में आ जाएंगे। इसलिए अगर इन दोनों पे कोई भी गेन होता है तो आप उसको कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं करेंगे। सर क्यों कार और रिस्ट वॉच को हटा दिया है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। उन्होंने चलिए मैं बताता हूँ, ज्वेलरी को या ड्राइंग को या पेंटिंग को, चलिए इन्हीं 3 एग्जांपल को लेते हैं, क्यों कैपिटल एसेट माना। मान लीजिए अगर आपके पास अनटैक्स्ड ब्लैक मनी जिसको कहते हैं, अनटैक्स्ड मनी, अनअकाउंटेड मनी अगर आपके पास है 2 करोड़ रुपए, आप गोल्ड की ज्वेलरी खरीद लेंगे, फिर कुछ साल बाद आप उसको सोल्ड दिखा देंगे,
या फिर अगर आप नहीं भी खरीदते हैं तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि आपने आपकी माता पिता दादी परदादी की गोल्ड की ज्वेलरी सोल्ड करके ये पैसे अर्न किए हैं। बहुत से सिस्टम हो सकते हैं जिससे आप ब्लैक मनी को, अपने कैश वाली मनी को, अपने कैश मनी को कैश फॉर्म से बदल करके किसी सॉलिड चीज में रख सकते हैं। आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, कोई रेयर कॉइन है, 10 करोड़ का कॉइन है, आपने कैपिटल एसेट आर्कोलॉजिकल कलेक्शन भी आ गया, आपने 10 करोड़ की ब्लैक मनी रखी थी, 10 करोड़ की ब्लैक मनी को आप छुपाएं कैसे, इसलिए आपने एक कॉइन खरीद लिया, इसको कैपिटल एसेट माना गया। बट क्या लाइफ में कभी भी ऐसा हो सकता है कि आप 2 करोड़ की कार खरीदते हैं? सुनते जाइएगा, 2 करोड़ की आपने कार खरीदी, आपने कार खरीदी 2019 में और 2020 में इस कार की कीमत 2.5 करोड़ हो गई। इज इट पॉसिबल? सर कभी पॉसिबल नहीं है ये, सर कभी पॉसिबल नहीं। कार तो ऐसी है जिसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। इट मीन्स कोई भी इंडिविजुअल वैल्यू अर्न करने के लिए कार में पैसे नहीं लगाएगा। मतलब अगर 2 करोड़ की इंसान कार खरीदता है, ब्लैक मनी से भी खरीद रहा है, तो इसलिए नहीं लगाएगा कि 2.5 करोड़ की कार हो जाए। वो ब्लैक मनी को अर्न कर पाए, ब्लैक मनी को छिपाने के लिए कार नहीं खरीदना चाहेगा। सेम कंडीशन वॉचेस के साथ भी आता है, इसलिए कार को या वॉचेस को, इन सब चीजों को पर्सनल इफेक्ट से अलग रखा गया है। सॉरी, पर्सनल इफेक्ट में होते हुए भी कैपिटल एसेट नहीं माना गया। इवन इनका नेचर लगता है कैपिटल एसेट का, लेकिन इनको कैपिटल एसेट नहीं बोला गया है। ठीक है सर, अब सर मीनिंग समझेंगे हम ट्रांसफर के अपने नेक्स्ट पेज पे। सर ट्रांसफर की बात आ गई। ट्रांसफर का मतलब वही हो गया सेल, एक्सचेंज, ये सब जो आप लोग करते थे ना, या किसी को राइट दे देना, कि राइट टू यूज का देना, राइट टू यूज वगैरह, ये सब कुछ आ गया आपका ट्रांसफर में। एंड अदर कुछ ट्रांसफर के स्पेसिफिक प्रोविजन है, वो हम लोग क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे जब हम लोग क्वेश्चन के साथ पढ़ रहे होंगे। सर कैपिटल एसेट पे कैपिटल गेन आता है, ये तो आपने बता दिया। सर ये कैपिटल एसेट पे कैपिटल गेन कितने टाइप का होता है? सर देखिए, कैपिटल एसेट और कैपिटल गेन 2 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर ये गेन जो आया ना, गेन या लॉस, ये शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा? ये एसेट पे बता है कि कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा लॉन्ग टर्म होगा, एसेट के थ्रू पता चलता है। अगर एसेट मेरी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट होने के साथ साथ वो शॉर्ट टर्म वाली है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस होगा, और कैपिटल एसेट होने के साथ साथ वो लॉन्ग टर्म वाली है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा। इसके साथ ही फिर हमें इनकम टैक्स एक्ट ने यह भी बताया कि किस एसेट को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहते हैं और किस एसेट को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहते हैं, ये भी हमें बता दिया। तो इसके लिए उसने बताया कि इफ आप शेयर्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? शेयर्स की बात करते हैं। अदर देन यूनिट्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे यूनिट्स की बात नहीं हो रही, शेयर्स की बात करते हैं जो कि लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, उसकी बात करते हैं। या फिर आप यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, या फिर जीरो कूपन बॉन्ड्स की बात करते हैं। तो इनके लिए इन्होंने बोल दिया अगर 1 ईयर से ज्यादा अगर हैं तो ये लॉन्ग टर्म है, वरना ये क्या हो जाएंगे, 1 साल से ज्यादा है लॉन्ग टर्म, वरना ये क्या हो जाएंगे भाई साहब, शॉर्ट टर्म हो जाएंगे। ठीक है सर। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर की बात इन्होंने अभी तक नहीं की थी, या कोई अनलिस्टेड शेयर की बात इन्होंने नहीं की थी, या फिर जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है उस शेयर की बात नहीं की थी, अनरिकॉग्नाइज्ड वालों की बात नहीं की थी। इसका मतलब सर जो लिस्टेड नहीं है उनके अलावा जितने भी शेयर्स होते हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिसाइड कैसे होगा सर? उनके लिए अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिसाइड करना है तो 2 ईयर्स हो जाता है। अगर 2 साल से कम उन्होंने हेल्ड किया है तो वो शॉर्ट टर्म है, अगर 2 साल से ज्यादा उन्होंने हेल्ड कर लिया है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। बट यहाँ पे प्लस एक और चीज आ जाती है, लैंड एंड बिल्डिंग भी। आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जितनी भी होती है, जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मैं तो लैंड एंड बिल्डिंग लिख रहा हूँ लेकिन आप लिख सकते हैं जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है सब की सब आ जाती है जो 2 साल से ऊपर यूज होनी चाहिए। और इसके अलावा कोई भी एसेट है ना, एनी अदर एसेट, कोई भी एसेट दुनिया का जो आप सोच सकते हैं, उन सभी के लिए रूल लगता है कि 3 साल से अगर ज्यादा उसको होल्ड किया, 3 साल से ज्यादा अगर होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म है, लेकिन 3 साल या उससे कम, बात समझिएगा, 3 साल भी होल्ड किया है ना तो भी वो शॉर्ट टर्म होगा। इसी तरीके से 2 साल भी यूज किया तो शॉर्ट टर्म होगा, 1 साल भी यूज किया तो शॉर्ट टर्म होगा, 1 साल से ज्यादा होने पे लॉन्ग टर्म होगा, 2 साल से ज्यादा होने पे लॉन्ग टर्म होगा, 3 साल से ज्यादा होने पे लॉन्ग टर्म होगा। क्लियर है? क्लियर है सर। आइए अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन डिस्कशन पे हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा। हाँ सर, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा, जिसको कहा जाता है आसान चैप्टर, वो यही है। इसमें मिलते हैं फ्री के मार्क्स।
इलस्ट्रेशन 1 आपका थ्योरी बेस है। हाउ विल यू कैलकुलेट द पीरियड ऑफ होल्डिंग इन केस ऑफ फॉलोइंग असेट्स। भाई साहब असेट्स के लिए अगर हमको पता करना होगा पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो कुछ के लिए तो ट्रांसफर की डेट लेते हैं, अगर शेयर या डिबेंचर्स की बात होती है तो अलॉटमेंट की डेट लेते हैं, जो जनरल मीनिंग में बता रहा हूं, और अदर्स के केस में स्पेसिफिक केस टू केस वेरी करता है बात। चलिए अब देखते हैं क्या लिखा है। शेयर हेल्ड इन अ कंपनी लिक्विडेशन। देखो जब भी कोई कंपनी लिक्विडेशन में जा रही होती है ना, तो उसके लिए क्या पीरियड लिया जाता है। यहां पे लिखा है द पीरियड after the date on which the company goes into liquidation shall be excluded while calculating the period of holding. Therefore, the period of holding shall be commenced from the date of acquisition and end with the date on which the company goes into liquidation. लिक्विडेशन का पीरियड सर डिडक्ट हो जाता है जिस दिन से हमको एक्विजिशन हुआ उस जिस दिन से सर हमको एक्विजिशन हुआ उस दिन से लेके ऑन द डेट, ये लाइन काम की है, ऑन द डेट ऑन द कंपनी गोइंग टू लिक्विडेशन, ठीक है, ठीक है सर, ये वाली बात आपको याद रखनी है। ऑन द डेट ऑन विच कंपनी गोइंग टू लिक्विडेशन, लिक्विडेशन पे जिस डेट को जा रही है ना उस डेट तक को हम लेते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग, या कैसे कैलकुलेट करना है, एक्विजिशन से लेके ऑन द डेट ऑफ गोइंग टू लिक्विडेशन। बोनस शेयर सर मैंने बोनस शेयर्स अगर कहीं दिख, सीधी बात है सर डेट ऑफ अलॉटमेंट ही हो सकता है। ये हो गया केस टू केस वाली बात जो मैंने आपको समझाई थी। शेयर्स एंड डिबेंचर के केस में सर अलॉटमेंट की डेट होती है, जो सर यहां पे आ गया ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट। बोनस शेयर के केस में क्या होगा, द पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी फ्रॉम रिकॉर्ड फ्रॉम, स्टार्ट कहां से हो रही है, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर एंड एंड ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। फ्लैट इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क कैसे करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम कैसे हो रहा होता है। ये होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये सब फ्लैट्स बने पड़े हैं, ठीक है, ये दो बिल्डिंग है, ये गार्डन एरिया है, ये इधर से पार्किंग एंड ऑल दैट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको पता है अगर इसमें 10 फ्लैट्स हैं तो ये जितनी भी लैंड है, गार्डन्स एंड फ्लैट्स है, ये सोसाइटी की हो रही होती है, और सोसाइटी के मेंबर्स को मेंबरशिप दी जाती है। क्या दी जाती है, मेंबरशिप दी जाती है। फ्लैट की रजिस्ट्री की बात छोड़ दीजिए, अभी पूरी सोसाइटी किसकी, पूरी सोसाइटी का ओनर कौन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पूरे इस लैंड एंड बिल्डिंग की ओनर होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड जो मेंबर्स होते हैं उनको मेंबरशिप दी जाती है। अगर किसी स्टेट में कुछ और फंक्शन हो रहा होगा तो आई डोंट नो अबाउट इट, मैं जनरली बात कर रहे हैं अभी हम। देखिए तो फ्लैट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमसे क्या पूछा है, कब ट्रांसफर माना जाएगा, मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग कब माना जाएगा। तो द पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी reckoned from the date of allotment of share in society and will end with the date of transfer। जब आपको अलॉटमेंट हो गया किस चीज का, शेयर इन द सोसाइटी का ना, उस दिन से आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट होगा। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 बोलता है A is the owner of a car on 1st of April 2019 he starts a business of purchase and sale of motor cars। he treats the above car as part of stock in trade for new business। आपको मैं एक छोटा सा प्रोविजन बताना चाहूंगा, अगर आप कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, कोई भी थिंग यूज कर रहे हैं, इसको आप कन्वर्ट कर देते हैं स्टॉक इन ट्रेड में। स्टॉक इन ट्रेड पहले आपकी क्या थी, पहले आपकी थी कैपिटल असेट। ये अगर आप अपनी कोई भी कैपिटल असेट को कन्वर्ट करते हैं स्टॉक इन ट्रेड में, एग्जाम्पल सर बताइए, आप अभी बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आपके 2 फ्लैट्स थे, क्या थे, फ्लैट्स थे, और आप इस फ्लैट्स को 2002 से होल्ड करके रखे। कब से होल्ड किए, 2002 से, 2002 से। अब आपने 2019 में सोचते हैं कि चलो रियल एस्टेट का बिजनेस किया जाए। आप करने चल गए रियल एस्टेट का बिजनेस। अब जब रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं तो आप क्या करते हैं, फ्लैट्स को बनाते हैं, बेचते हैं, या फ्लैट की सोल्ड और परचेज करते हैं। तो आपने अपने इन 2 कैपिटल एसेट्स को, जो आपने 2 फ्लैट रखे थे ना एज एन कैपिटल एसेट, ये ए फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 2 को आपने अपना स्टॉक बना लिया कि ये भी अब सोल्ड के लिए अवेलेबल हैं, कोई भी बायर आए खरीद ले, ठीक है। तो जिस दिन आपने अपनी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, जिस दिन आपने कन्वर्ट किया उस दिन कैपिटल गेन अराइज हो जाता है। क्या होता है, कैपिटल गेन अराइज होता है। क्या होता है, कैपिटल गेन अराइज होता है। इसके आगे की पिक्चर अभी बाकी है, बट यहां के क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, सर आप एक कार को
अपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कार कैपिटल एसेट होता है? इस कार इज योर कैपिटल एसेट? नो सर, अभी आपने कैपिटल एसेट की मीनिंग से बाहर बताया था कार एंड रिस्ट वॉच। ठीक है, in new business he sells the same on 31st of March 2020 and get a profit of rupees 1 lakh. Discuss the tax implication in the hands under the head of capital gain. देखो 1 लाख कमाया तो टैक्स तो लगेगा, बट हमसे बात की कि कैपिटल गेन हेड में उसके ऊपर क्या टैक्स इंप्लीकेशन आएगी। तो कैपिटल गेन हेड में इसके ऊपर कोई भी टैक्स इंप्लीकेशन नहीं आएगी। Since the car is a personal asset, conversion or treatment of the same as the stock in trade on his business will not trapped by the provision of section 45(2), hence A is not liable to capital gain tax. Clear है सर? क्लियर है। X convert his capital asset. X ने अपनी कोई capital asset को convert किया acquired on June 10, 2003 of rupees 60,000 into stock in trade on March 10, 2019. The fair market value of the asset for the above conversion is 5,50,000 रुपए. He subsequently sell the stock in trade so converted in 6 lakh in June 10, 2019. ओके सर, आप 2003 में परचेज किए थे, उसको कन्वर्ट स्टॉक इन ट्रेड में 2019 में किए हैं और जून 10 को आपने उसको बेच दिया। डिस्कस द ईयर चार्जेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन। आइए अभी हमने ये जो प्रोविजन पढ़ा था कि आपने कैपिटल अपनी 2 असेट्स को लिया और स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। ये आपने 2002 में मैंने बताया होल्ड की, ठीक है, और कन्वर्ट किया कैपिटल गेन में, बट यहां पे आपका कैपिटल गेन टैक्स आ गया। कैपिटल गेन आपका यहां पे आ गया, बट ये स्टॉक क्या आज ही बिक जाएगा? 2000 प्रीवियस ईयर 2018-19 हम एग्जांपल ले रहे हैं अभी, क्या ये प्रीवियस ईयर 2018-19 में बिक जाएगा? श्योर है? क्या पता ये एसेट जाके सर आपके प्रीवियस ईयर 2019-20 में बिकी हो, मतलब 31 जनवरी 2020 में बिकी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर आप प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी देखिएगा, हमने बताया कैपिटल गेन तो यहां लग गया, बट अगर मान लीजिए ये थी 2 करोड़ की एसेट जब इन्होंने खरीदी थी, एग्जांपल प्लीज ध्यान से देखिएगा बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आज इस एसेट की कीमत है 12 करोड़ रुपए। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन करने के बाद वगैरह सब कुछ इंडेक्सेशन करने के बाद पता चलता है, इस एसेट का इंडेक्स करने के बाद पता चलता है 8 करोड़ की एसेट होती है और 12 करोड़ का ये है। अभी मैं रिवीजन लेक्चर इसलिए उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत पता है। ये हो गई सेल प्रोसीड, ये हो गई इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपके पास आज की डेट में 4 करोड़ का कैपिटल गेन आता है। क्या आज आपके पास पैसे हैं? जिस दिन आपने कन्वर्ट किया है कैपिटल गेन में, क्या उस दिन आपके पास ये कैपिटल गेन भरने के पैसे हैं? डू यू हैव मनी टू पे दिस कैपिटल गेन टैक्स? इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा 20% रेट से, क्या आप भर सकते हैं? आपके पास पैसे हैं? जी नहीं सर, आज बस आपने कन्वर्जन किया था, रियलाइज्ड नहीं हुआ, आपके पास मनी नहीं आई है। इसलिए इनकम टैक्स एक्ट ने बोला कि जिस दिन आप इसको बेच दोगे ऑन द डेट ऑफ सोल्ड, आपके ऊपर कैपिटल गेन का टैक्स लाइबिलिटी आएगी, उस दिन आपको कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है सर। अभी एक और बात सर, यहां से ये 2 करोड़ का था, मान लीजिए बिका है 20 करोड़ रुपए में, ठीक है, ये 12 करोड़ रुपए की फेयर मार्केट वैल्यू थी इस दिन की, जिस दिन हम स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किए। तो कहा जाता है, रेड पेन देखिएगा, आपके एक्विजिशन से लेके आपने जिस डेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है, तो स्टॉक इन ट्रेड की डेट पे जो फेयर मार्केट वैल्यू थी और जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, उसके बीच का तो कैपिटल गेन में जाएगा। उसके बीच का कहां जाएगा सर? कैपिटल गेन में जाएगा। बट जब कैपिटल गेन में आपने कन्वर्ट कर दिया तो आपकी वैल्यू ये हो गई, कॉस्ट ये हो गई एसेट की, स्टॉक की कॉस्ट, मतलब इस फ्लैट, अब आप जो कॉस्ट देखेंगे फ्लैट की एज एन स्टॉक में, ये मान लिया जाएगा 12 करोड़। तो 12 से 20 करोड़, ये जो जब आप इस फ्लैट को 20 करोड़ में बेचे तो आपकी कॉस्ट मानी जाएगी 12 करोड़। ये जो 8 करोड़ रुपए, ये कहां टैक्सेबल होगा? ये आपका बिजनेस हेड में जाएगा, पीजीबीपी हेड में जाएगा। क्लियर है सर? यही होता है प्रोविजन। आइए फिर से पढ़ लेते हैं। तो यहां पे हुआ क्या है? यहां पे हुआ है कि XGJ एक कैपिटल एसेट ली थी 2003 में, ठीक है, ऑफ ₹60,000 का। चलो ठीक है सर, इन्होंने स्टॉक इन ट्रेड में मार्च 19 में बेच दिया, मतलब 2018-19 प्रीवियस ईयर 18-19 में इन्होंने कन्वर्ट किया है। क्या किया है? कन्वर्ट किया। बट फेयर मार्केट वैल्यू इस दिन क्या थी? कन्वर्जन के दिन 5,50,000 रुपए सर फेयर मार्केट वैल्यू भी थी। चलो ये भी लिख लिया हमने। ही सब्सिक्वेंटली सेल द स्टॉक इन ट्रेड। अब इसके बाद जब ये सेल किए ना,
उन्होंने 6 लाख रुपए में सोल्ड तो कर दिया, बट कब किया? प्रीवियस ईयर 2019-20 में इन्होंने सोल्ड किया है। 6 लाख आ रहा है। तो यहाँ पे हुआ क्या है देखिए, सिंस द कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर 1920, मतलब सर 18-19 में कन्वर्ट किया, बात तो सही बोले आपने। इट विल बी ट्रांसफर अंडर सेक्शन 247 ड्यूरिंग the previous year 18-19. However, the profit or gain arising from the above conversion will be chargeable to tax during assessment year 2021 as like जो मैंने बोला है assessment year 2021 में, मतलब previous year 19-20, previous year यहाँ पे क्या लिखा है देखो, मैंने लिखा है 19-20. Since in the stock in trade has been sold only on June 10, 2019 for the purpose of fair market value on the date of such conversion, that is मार्च 2019 विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. सर इसने यहाँ क्या बोल दिया, मतलब जब कैपिटल गेन हम निकाल लें ना, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम क्या लेंगे, जो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू दैट इज 5,50,000 रुपए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आएगा वो हो जाएगा. उसके बाद आप यहाँ पे कैपिटल गेन निकाल लेंगे. बट डाटा बहुत ज्यादा दिया नहीं था, तो डेटा बेस पे हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही सॉल्यूशन कर सकते हैं. क्लियर है सर? क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बता दिया जाए, बताइए आपको सर. क्वेश्चन 4. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 4. M held 2,000 share in a company of ABC Limited. This company amalgamated with the another company during the previous year 31st March 2020. Under the scheme of amalgamation, M was allotted 1,000 shares of a new company and the market value of the shares allotted is higher by 50,000 than the value of holding in ABC Limited. The assessing officer proposed to treat the transaction as exchange and tax 50,000 as capital gains. Is he justified? मैंने आपको एक जगह बताई थी, कुछ बातें बताई थी मैंने कि पूरा का पूरा कैपिटल गेन कुछ पिलर्स पे है सर. याद मैंने आपको बोला था पूरा कैपिटल गेन कुछ पिलर्स पे आता है, जहां पे हमने आपको बात की थी सर, एक तो कैपिटल एसेट समझने की जरूरत है और कुछ, एक तो सर कैपिटल असेट्स को समझने की जरूरत है और दूसरी पिलर है ट्रांसफर को समझने की जरूरत है. और वहीं पे मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजों को ट्रांसफर नहीं माना जाता है, ये हम पढ़ते जाएंगे जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे. तो यहाँ पे आइए, ऐसा एक मान लीजिए एक कंपनी है खाटू, ये है खाटू लिमिटेड, ठीक है. अब एक खाटू लिमिटेड कंपनी जो है आराम से चल रही थी, खाटू लिमिटेड कंपनी आराम से चल रही थी. अचानक ये खाटू श्याम लिमिटेड से खाटू श्याम बन गई. खाटू श्याम लिमिटेड मतलब ये क्या हो गई, एमलगमेट हो गई. ये एमलगमेट होने के बाद खाटू लिमिटेड चलते एमलगमेट होने के बाद मतलब खाटू लिमिटेड तो अब नहीं रही, और खाटू लिमिटेड अब नहीं रही तो इसके तो शेयर होल्डर्स होंगे ना. मान लीजिए खाटू लिमिटेड के तो शेयर होल्डर्स होंगे. खाटू लिमिटेड जब एमलगमेट हो गई तो एमलगमेटेड न्यू कंपनी क्या हो गई, खाटू श्याम लिमिटेड. तो सर जो खाटू श्याम लिमिटेड है, अब जो नए शेयर्स होंगे वो खाटू श्याम लिमिटेड के आएंगे. मतलब खाटू लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स होंगे, अगेन सुनिएगा, मैं और अच्छे से समझाऊंगा सर. मैं एक बार फिर से इसको समझाता हूं, आप अगेन देखिए, थोड़ी सी पेन छोटी करके दिखाते हैं. आइए सर, ये एक कंपनी चलती जा रही थी खाटू लिमिटेड, ठीक है सर. खाटू लिमिटेड एक कंपनी थी, हाँ सर समझ रहे हैं. ये खाटू लिमिटेड कंपनी चली और ये अप्रैल 2019 की बात है, ठीक है सर. ये कंपनी जाते जाते एक बड़ी कंपनी बन गई. एमलगमेशन, जैसे आइडिया और आइडिया वोडाफोन का मर्जर हुआ था ना, तो अब एक ही कंपनी बची है, आइडिया वोडाफोन, दोनों अलग अलग नहीं रही, कंपनी एक हो गई. उसी तरीके से ये क्या हो गई, खाटू श्याम लिमिटेड हो गई. क्या हो गई, खाटू श्याम. अब क्या हुआ सर, जो खाटू लिमिटेड के शेयर्स थे, अगर आप लोग में से जितने भी लोग ट्रेडिंग करते होंगे जिनके पास आइडिया के शेयर थे, ऑटोमेटिकली वोडाफोन के शेयर्स आ गए हैं. तो खाटू लिमिटेड की अब एमलगमेट होके खाटू श्याम बन गई. इसका मतलब खाटू लिमिटेड अब नहीं रही, अब एलोन खाटू लिमिटेड नहीं रही, अब खाटू श्याम लिमिटेड है. तो खाटू लिमिटेड के शेयर जो इनके पास थे वो भी सर अब खाटू श्याम लिमिटेड के होने चाहिए. तो प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली तो अपने आप डीमैट अकाउंट में सर शेयर्स आ जाते हैं, बट थ्योरेटिकली क्या होता है, माना जाता है कि ये इतने जो शेयर्स थे ना, ये सारे शेयर्स खाटू लिमिटेड ने खाटू श्याम लिमिटेड को दे दिए हैं. क्या किए, इसको ट्रांसफर किए. उसके बाद माना जाता है जब एमलगमेशन के बाद न्यू शेयर्स भी मिलेंगे, तो न्यू शेयर्स कितने, खाटू श्याम लिमिटेड के मिलेंगे. तो जब खाटू श्याम लिमिटेड के न्यू शेयर्स माने जाएंगे तो माना जाता है कि ये खाटू श्याम लिमिटेड इनको शेयर्स ट्रांसफर करेगा. बट फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन, खाटू लिमिटेड का खाटू श्याम लिमिटेड को शेयर देना ट्रांसफर की मीनिंग में नहीं आता है, जिससे कि कैपिटल गेन ना लग पाए, ठीक है.
और जब खाटू श्याम लिमिटेड नई कंपनी एमलगमेटेड कंपनी के जब शेयर्स अमेलगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिलते हैं तो उसको भी ट्रांसफर की मीनिंग में नहीं माना जाता है, जिससे कि कैपिटल गेन ना लग पाए। ठीक ठीक है सर, इतना क्लियर है? हाँ सर, अगेन समझाना है सर? समझा देना, बट क्वेश्चन साथ हुआ क्या। क्वेश्चन में अगर आप आए, क्वेश्चन में देखिए हुआ क्या है। एम लिमिटेड में ब्लैक पेन को आप देखते जाइएगा, ये एम लिमिटेड है। एम लिमिटेड एबीसी लिमिटेड के एम ने 2000 शेयर्स होल्ड किए। कितने शेयर होल्ड किए सर? 2000 शेयर होल्ड किए। ये एबीसी लिमिटेड है। इफ दिस कंपनी एमलगमेटेड विद अनदर कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2020 अंडर द स्कीम ऑफ एमलगमेशन एम हैज अलॉटेड 1000 शेयर्स इन अ न्यू कंपनी। अब ये एबीसी लिमिटेड न्यू कंपनी में एमलगमेट हो गई, मतलब ये क्या आ गई? एमलगमेटेड कंपनी एक आ गई। एम के पास 2000 शेयर्स थे इस कंपनी के, जो अब नहीं रहेंगे और माना जाएगा कि वो शेयर्स इसको ट्रांसफर हो गए और एमलगमेटेड कंपनी के नए शेयर्स एम को मिल जाएंगे। और एम को जब ये नए शेयर्स मिले तो बोला जा रहा है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर अलॉटेड इज हायर बाय 50,000। मतलब अगर एम के 2000 शेयर्स की कीमत एक्स थी तो एबीसी लिमिटेड से इसको क्या मिले हैं सर? 1000 शेयर्स। बस इसकी वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस 50,000 रुपीज, मतलब 50,000 रुपए ज्यादा है। यहां तक समझ में आया? हाँ। देन द वैल्यू ऑफ होल्डिंग इन एबीसी लिमिटेड, द असेसिंग ऑफिसर proposed to treat the transaction as exchange and tax 50,000 as a capital gain. Is he justified? No, no, clear cut no। क्यों? क्योंकि ना इसे ट्रांसफर माना जाता है ना इसे ट्रांसफर माना जाता है। अगर आप अगेन देखिए सर क्यों नहीं माना जाता है। अच्छा, एक्स के पास ये जो मिस्टर एम थे, मिस्टर एम के एक कंपनी के शेयर गए, न्यू कंपनी एमलगमेटेड कंपनी आई, उसके शेयर्स आ गए। ठीक है, अगर हम इस पे टैक्स लगा देंगे तो क्या एम के पास मॉनेटरी वैल्यू है? पैसा कहीं से आया मिस्टर एम के पास कि वो टैक्स पे कर पाए? क्या इसके पास से तो टैक्स पे करने के लिए पैसा चाहिए, मनी चाहिए। क्या इनके पास मनी आई है? नहीं सर, शेयर गए शेयर आए, मनी तो आई नहीं, इसलिए टैक्स नहीं लगता इस पे। प्रैक्टिकल रीजन दिया गया है हर जगह टैक्स न लगने का, और मैं जब आपको प्रैक्टिकल रीजन पढ़ाऊंगा तो आपको याद रहेगा चीजें, आपको रटना नहीं पड़ेगा बेटा। इन द एबव एग्जांपल एज्यूमिंग दैट द एमलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। अच्छा, ये बहुत अच्छी लाइन थी, ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको आपको लिखना भी है। ये जो मैंने एग्जांपल्स जितने भी दिए हैं कि यदि मैंने जो एग्जांपल दिया आपको कि खाटू बन गई खाटू श्याम, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, खाटू बन गई खाटू श्याम। तो ये जो खाटू श्याम कंपनी जो एमलगमेटेड कंपनी होनी चाहिए ना, ये इंडियन कंपनी होनी चाहिए, तो ही ये रूल लगता है। ये क्या होनी चाहिए सर? इंडियन कंपनी। अगेन क्या होनी चाहिए सर? इंडियन कंपनी, तो ही ये रूल लगता है। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया in the above case assuming that amalgamated company is an Indian company, the transaction is squarely covered by the explained above and the proposal of assessing officer treat the transaction as a transfer is not justified। अब explained above कहाँ किया गया सर? ये ऊपर इन्होंने एक्सप्लेनेशन की है जिसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय शेयर होल्डर इन ए स्कीम ऑफ एमलगमेशन, इसको आप पढ़िए। इसमें लिखा है एनी ट्रांसफर बाय ए शेयर होल्डर इन ए स्कीम ऑफ एमलगमेशन ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम इन द एमलगमेटिंग कंपनी। मतलब एक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं जो एमलगमेटिंग कंपनी में अपने शेयर्स को ट्रांसफर करते हैं, किसको? अपने शेयर्स को ट्रांसफर करते हैं वो, एंड उसको ट्रांसफर नहीं माना जाता। देखिए कुछ चीजों को ट्रांसफर नहीं माना जाता, वो यहाँ लिखा है ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। कौन सी ट्रांजेक्शन ट्रांसफर की नहीं है उसको भी हम पढ़ लेंगे, बट ये नहीं माना जाता है जब ट्रांसफर इज मेड कंसिडरेशन ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ एनी शेयर। मतलब ये ट्रांसफर तब किया जब उसको दूसरे कंपनी के शेयर्स अलॉट होने वाले हैं। एंड द एमलगमेटेड कंपनी एज इंडियन कंपनी, एमलगमेटेड कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। सर कुछ जगह जहां ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं माना जाता है, टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, गिफ्ट और विल और to an irrecoverable trust, transfer of capital asset by holding company to its wholly owned Indian subsidiary company, सबके अंदर कंडीशंस है, बस मैं नाम पढ़ा रहा हूं आपको, क्वेश्चन में आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे हम। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट टू सब्सिडरी कंपनी और टू इट्स 100% होल्डी सब्सिडरी कंपनी, जहां सब्सिडरी भी क्या है? इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट टू एमलगमेटिंग कंपनी टू एमलगमेटेड कंपनी वगैरह की बात होती है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट टू डिमर्ज कंपनी, डिमर्ज कंपनी का एग्जांपल शायद क्वेश्चन आपके में नहीं है बट मैं क्लियर कर दूंगा। और ट्रांसफर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स बाय रिजल्टिंग कंपनी इन ए स्कीम ऑफ डिमर्जर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसने बोला इन द फॉलोइंग सिचुएशन कैपिटल गेन, क्या बोला? इन द फॉलोइंग सिचुएशंस कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी डज नॉट अराइज।
क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी डज नॉट अराइज? किस कंडीशन में कैपिटल गेन की लायबिलिटी नहीं आएगी? कैपिटल गेन तभी लगता है अगर कैपिटल असेट का ट्रांसफर हो रहा हो। तो सर कैपिटल गेन तब अराइज नहीं हो रहा होगा, या तो वहां कैपिटल असेट की बात नहीं हो रही है, या तो उसको ट्रांसफर ही नहीं माना जाता हो। मतलब सर हमको इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन फेल कर गई, इट मींस वहां पे कैपिटल गेन नहीं आएगा। क्लियर है? क्लियर है सर। देखिए मैं फंडामेंटल 2 पिलर्स पे आपको लेके चला हूं और आपको बहुत इजी लगेगा ये चीजें। चलिए पहली बात, मिस्टर ए परचेज अ गोल्ड इन 1970 25,000 in the previous year 1920 he gifted is to his son at the time of marriage। पहली बात तो ये सीधी साधी बात है कि शादियों के समय ना, मैरिज के टाइम जब आपकी ओन मैरिज हो रही है, मैरिज एनिवर्सरी मत समझिएगा, मैरिज के टाइम कुछ भी गिफ्ट मिल जाए, कुछ भी गिफ्ट मिल जाए, किसी से भी मिल जाए, रिलेटिव हो, नॉन रिलेटिव हो, नॉन रेसिडेंट हो, रेसिडेंट हो, कुछ भी गिफ्ट आपको मिल रहा है, सब एग्जेम्प्ट होता है। सारे के सारे गिफ्ट एग्जेम्प्ट होते हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज। इवन प्रैक्टिकल लाइफ में मैरिज के टाइम ना लोग अपनी ब्लैक मनी के कुछ पोर्शन को व्हाइट कर देते हैं एज एन गिफ्ट फॉर्म में दिखा के। चलिए इन्होंने बोला फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड ऑन द डे ऑफ द गिफ्ट वाज मेड ऑफ ₹1 लाख। तो पूछ रहा है क्या किस सिचुएशन में कैपिटल गेन नहीं आएगा, डज नॉट अराइज लिखा है, तो सर इस सिचुएशन में कैपिटल गेन नहीं आएगा। चलिए यही देखते हैं क्या लिखा आंसर। वी नो दैट द कैपिटल गेन अराइज ओनली व्हेन द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट, द लायबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन टैक्स in the situation given above is discussed as follow. As per provision of section 47(3), transfer of capital asset under a gift is not regarded as transfer for the purpose of capital gain। क्या 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 47, आपको ये चीजें नहीं याद रहे तो as per section 47 आप लिख सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर अ गिफ्ट, जो कैपिटल एसेट एज अ गिफ्ट ट्रांसफर होती है ना, उसको ट्रांसफर नहीं माना जाता है फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन। देयरफॉर, लेकिन सर हर जगह गिफ्ट नहीं, ये सिर्फ मैरिज की गिफ्ट की बात हो रही है यहाँ पे आप लीजिए एज अ गिफ्ट इन मैरिज, इन द ओकेजन, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, यहाँ पे आप लिखिए गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, क्योंकि 17(3) आप अगर नहीं लिख रहे हैं वहां पे, तो गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन, देयरफॉर कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी डज नॉट अराइज इन द गिवन सिचुएशन। क्लियर है सर? क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है इसने, अ हाउस प्रॉपर्टी इज परचेस्ड बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इन 1945 फॉर 20,000। It is given to one of the family member in the previous year 1920 at the time of partition of family. Fair market value on the day of partition was 12 lakh rupees। यहाँ पे क्या हुआ देखो, एक HUF था, ये एक HUF था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली 1945 से बेचारी काम कर रही है, बट क्या हुआ 2020 में, मैं एक डीम्ड एग्जांपल ले रहा हूँ, 2020 में इनके परिवार का मुखिया चल बसा, तो ये HUF टूट गई। HUF जब टूटी तो इस घर को ट्रांसफर कर दिया गया HUF के एक मेंबर के पास। क्या कर दिया गया? एक मेंबर के पास। तो क्या कहा जाता है देखो, HUF का मेंबर HUF में कोई कैपिटल एसेट दे, या HUF के थ्रू पार्टीशन पे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, अगर HUF से किसी मेंबर को कोई कैपिटल एसेट मिलती है तो इसको ट्रांसफर नहीं माना जाता है। मैंने क्या बताया था आपको सर, या तो वो कैपिटल एसेट की मीनिंग से बाहर हो जाए या ट्रांसफर की मीनिंग से बाहर हो जाए, और कुछ जगह ट्रांसफर को एक्सक्लूसिवली बोल दिया गया कि इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, तो यहाँ पे ये एसेट ट्रांसफर की मीनिंग से बाहर हो गई, ये ट्रांजेक्शन ट्रांसफर की मीनिंग से बाहर हो गया, इसलिए कैपिटल गेन नहीं लगेगा। देखिए लिखा है, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग इन काइंड ऑन द टोटल और पार्शियल, चाहे पूरा पूरा घर दें या घर का केवल एक फ्लोर दे दें, कोई हिस्सा दे दें, ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली is not regarded as transfer for the purpose of capital gain, therefore capital gain tax liability does not arise in the given situation। इस सिचुएशन में भी कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, मिस्टर बी परचेज 50 कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ ₹40,000 in 1995 which are converted into 500 shares worth ₹85,000 in November 2019 by the company। सर ये भी ट्रांसफर की मीनिंग से बाहर है, यहाँ भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने कुछ बॉन्ड्स लिए हैं, आपने मान लीजिए कोई बॉन्ड लिया है, बॉन्ड, ठीक है, आपने कोई बॉन्ड ले लिया, आपने बॉन्ड लिया था सर 1995 में, ठीक है, अब कंपनी के पॉलिसी के चलते 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 क्या हुआ, आपने 1995 में बॉन्ड लिया, कंपनी अपनी पॉलिसी से चलते चलते आ रही है, ये 2020 में कन्वर्टेड, ये बॉन्ड जो था ना बेटा, ये कन्वर्टेबल बॉन्ड था। क्या था?
कन्वर्टेबल बॉन्ड जो आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं उसी की बात हो रही है, ये कन्वर्ट हो गया 1995 से, ये 15 साल बाद कन्वर्ट हो गया। और कन्वर्ट किस में हो गया, ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट किस में हो गया, इक्विटी शेयर्स में हो गया। जब इन्होंने बॉन्ड लिया था तो बॉन्ड की कीमत थी 2 लाख रुपए। जब ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हुआ तो कन्वर्टेड इक्विटी शेयर की वैल्यू है 5 लाख रुपए। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या इस कन्वर्टेड इक्विटी शेयर वैल्यू पे 5 लाख माइनस 2 लाख करके हम क्या कैपिटल गेन लगा सकते हैं, कैपिटल गेन लगा सकते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, बिकॉज जब ये इसको ट्रांसफर हुआ है ना, मतलब कन्वर्ट हुआ है, बॉन्ड कन्वर्ट किस में हो गया, बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बॉन्ड ट्रांसफर किया गया कंपनी को और कंपनी ने ट्रांसफर किया इक्विटी शेयर, समझ रहे हो। इसका ये मतलब नहीं, बॉन्ड अगर कन्वर्ट हो गया इक्विटी शेयर्स में तो इसका मतलब बॉन्ड इन्होंने कंपनी को दिया होगा, मिस्टर जो भी है ये मिस्टर एम ने बॉन्ड कंपनी को दिया होगा और कंपनी ने इसको शेयर्स दिए होंगे, बट इस बॉन्ड कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स को ट्रांसफर नहीं मानते हैं और कैपिटल गेन नहीं लगता है। अगेन वही सोचो यार, इनके पास से एक बॉन्ड का कागज गया और इक्विटी शेयर का कागज आ गया सिर्फ, तो क्या इनके पास कहीं से पैसे आए टैक्स भरने के लिए, नहीं आए ना, इसलिए इसको ट्रांसफर की मीनिंग से ही बाहर कर दिया गया। इस कन्वर्जन को ट्रांसफर की मीनिंग से बाहर कर दिया गया ताकि इस पे कोई कैपिटल गेन ना लग पाए। ठीक है सर, आइए इसको फिर से पढ़ते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4710, आपको ये 4710 नहीं याद रहेगा तो एज पर सेक्शन provision of section 47, transfer by way of conversion of bond or debentures, debenture stock or deposit certificate or any form of a company into shares, मतलब कुछ भी डिबेंचर बॉन्ड हो, स्टॉक हो, डिपॉजिट सर्टिफिकेट होगा, उसको कन्वर्ट करके क्या दे दिया, शेयर दे दिया, अदर कोई डिबेंचर दे दिया, अदर कंपनी या शेयर दे दिया, डिबेंचर दे दिए ऑफ दैट कंपनी इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन। ट्रांसफर एक्चुअल तो होता है लेकिन इसको कैपिटल गेन के लिए ट्रांसफर नहीं कहा जाता, और अगर इसको हम ट्रांसफर कैपिटल गेन के लिए नहीं कहे तो इसके लिए कैपिटल गेन नहीं आएगा। Therefore, capital gain tax liability does not arise in this situation, इसलिए इस सिचुएशन में भी कैपिटल गेन की लाइबिलिटी नहीं आएगी। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। इलस्ट्रेशन नंबर 6, मिस्टर अभिषेक, अ सीनियर सिटीजन, his residential house with a bank under a notified reverse mortgage scheme। सर अब ये क्या होता है, इसके लिए फिर से हम आते हैं अपनी शीट। क्लियर ऑल, आइए देखते हैं। अच्छा, आपने मूवीज देखी होंगी कई, ओल्ड एज पीपल, यूरोपियन या यूएसए की जितनी मूवी आपने देखी होगी उसमें क्या आपको दिखता है कि ओल्ड एज पीपल हाईवे पे आराम से गाड़ियों पे चल रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आखिर इनके पास मनी कहाँ से आई, ये अपने लाइफ नेसेसिटीज के लिए मनी कहाँ से लाते हैं ओल्ड एज पीपल जो लास्ट में केवल घूम फिर रहे होते हैं। अधिकतर आपने यूएसए की मूवीज में देखा होगा, स्कीम एक चलती है वहां पे सर, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। सर ये स्कीम होती क्या है, अब ये स्कीम इंडिया में भी आ गई है। होता क्या है कि अगर जो कोई ओल्ड एज पीपल है, ये ओल्ड एज पीपल है, इनके साथ हो क्या रहा है कि ये अगर अकेले रहते हैं या फिर इनकी लाइफ के नेसेसिटीज के लिए इनके बच्चे साथ नहीं दे रहे, कुछ भी है, वॉट एवर द रीजन, ये ओल्ड एज पीपल के पास एक ऑप्शन आ गया है। अब इस ऑप्शन का नाम है रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। इसके तहत होता क्या है सर, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में सर होता क्या है सर, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में काम आती है बैंक्स। सर बैंक्स क्या करती हैं, अब स्कीम के अनुसार सुनते रहिए बस। एक ये पर्सन जाएंगे अपने घर को यहाँ गिरवी रख देंगे, क्या रखेंगे, गिरवी, मॉर्गेज करा देंगे, और उसके बाद बैंक इनको इनकी डेली नेसेसिटीज के लिए या कोई भी अमाउंट लमसम दे सकती है, मतलब एक बार में दे दिया 20 लाख रुपए, या फिर इनको मंथली बेसिस पे इनके खर्चे के लिए पैसे देती रहती है। ये इन्होंने क्या किया, अपना घर मॉर्गेज रखा है और यहाँ पे इनको डेली बेसिस पे जब तक ये जिंदा है तब तक इनको बैंक पैसा देगी। अब होगा क्या, चलते चलते एक टाइम ये खत्म हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। जब इनकी डेथ हो जाएगी ना, जब इनकी डेथ हो गई तब तक पता चला इन्होंने 50 लाख रुपीस बैंक से ले लिए थे। क्या पता चला, 50 लाख रुपीस बैंक ने इनको इनकी नेसेसिटीज के लिए दे दिए थे ताकि ये जी सकें, सर्वाइव कर सकें। बट ये घर इन्होंने जो मॉर्गेज किया था, इस घर की कॉस्ट थी 2 करोड़ रुपए। असली मजा अब आएगा। अब इनकी डेथ के बाद का सीन है ग्रीन पेन से। अब ये मर गए तो बैंक को ये 50 लाख रुपए कहां से मिलेंगे सर, बैंक क्या करेगी, इस घर को अब करेगी सोल्ड। बैंक ने सोल्ड किया, मान लीजिए 2.5 करोड़ रुपीस आए और बैंक अपनी 50 लाख रुपए
इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ये अमाउंट हम मान रहे हैं, रिकवर किए 50 लाख रुपए रिवर किए और 2 करोड़ रुपए बैंक के पास अभी भी बचे हैं। सर इस 2 करोड़ रुपए का क्या होगा? ये पैसे ना या तो बैंक चाहे क्या, मतलब बैंक को करना ही पड़ता है, इनके लीगल हेयर्स को देना पड़ता है। किसके लीगल हेयर्स को सर? ये जो पर्सन मर गया था इसके लीगल हेयर्स को दे देती है बैंक। ठीक है सर, बट सर ये आपने चीजें बताई क्यों? अब ब्लू पेन पे बस ध्यान रखिएगा, रेड पेन पे बस ध्यान रखिएगा। जब इन्होंने ये घर दिया बैंक को तो इसको ट्रांसफर नहीं माना जाता है। ये मेरा कैपिटल गेन टैक्सेशन में बताया गया है, इनकम टैक्स एक्ट में। और जब बैंक इनको पैसे देती रहती है ना, तो पैसे को देना भी एसेट का ट्रांसफर नहीं माना गया है। परंतु किंतु लेकिन जब ये बैंक अपने पैसे को रिकवर करने के लिए इस प्रॉपर्टी को सोल्ड करेगी, देन इसको ट्रांसफर की मीनिंग में लाया जाता है। और यहां पे अब कैपिटल गेन अराइज होगा। अब यहां पे क्या लगेगा? कैपिटल गेन। इट मींस व्हाट सर? जब बैंक अपना पैसा रिकवर करने के लिए, जब ये इंसान मर चुका है और बैंक अपना पैसा रिकवर करने के लिए इनकी प्रॉपर्टी को बेच रही है, तब उस ट्रांजैक्शन को, फाइनल सोल्ड को ही ट्रांसफर की मीनिंग में लाया जाएगा, उस समय कैपिटल गेन लगेगा। ओके। और इसको इनको क्या बोलते हैं सर? रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। ओके, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। बोलिए एक बार, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, इलस्ट्रेशन 6। मिस्टर अभिषेक, अ सीनियर सिटीजन, मॉर्गेज हिज रेसिडेंशियल हाउस विद अ बैंक अंडर अ नोटिफाइड रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। आपको रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के बारे में बताया जा चुका है। ही वॉज गेटिंग लोन फ्रॉम बैंक इन मंथली इंस्टॉलमेंट। लम सम की जगह क्या लिया इन्होंने? मंथली इंस्टॉलमेंट लिया है। मिस्टर अभिषेक डिड नॉट रिपे द लोन ऑन मैच्योरिटी एंड हैंस गेव पोजेशन ऑफ द हाउस। देखो मैंने बताया था डेथ हो जाती है तो, लेकिन यहाँ पे उसने लोन भी रिपे नहीं किया तो भी पोजेशन जो है हाउस की कहाँ चली गई? बैंक को चली गई। टू डिस्चार्ज हिज लोन, हाउ विल द ट्रीटमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बी ऑन सच रिवर्स मॉर्गेज ट्रांजेक्शन? आप बताओ कब जाएगा? जब डिस्चार्ज करने के लिए बैंक उस प्रॉपर्टी को सोल्ड करेगा, तब एक्चुअल ट्रांसफर आएगा, तब TRF आएगा। हमने अभी तक जो पढ़ा है। अब पढ़ते हैं। सेक्शन 47 बताता है, प्रोवाइड करता है, एनी ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इज इन अ ट्रांजैक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज अंडर अ स्कीम मेड एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट shall not be कंसीडर्ड एज अ ट्रांसफर फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन। वो अगर आपने रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में जब ट्रांसफर किया था तब उसको ट्रांसफर कंसीडर नहीं किया जाता है। अकॉर्डिंगली द मॉर्गेजिंग ऑफ रेसिडेंशियल हाउस विद बैंक बाय मिस्टर अभिषेक विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर, देयरफॉर नो कैपिटल गेन विल बी चार्जेबल टू टैक्स ऑन सच ट्रांजैक्शंस। मतलब ये वाली बात कही कि सर ये जब इसने यहाँ से यहाँ देखो अगेन, ये जब इसने ट्रांसफर किया, सर मार्कर बदल दो, कौन सा ले जल्दी। सर येलो नहीं, सर येलो तो दिखेगा ही नहीं, ब्लू ले लो। सर ये वाला जो इसने ट्रांसफर किया इसको नहीं लिया जाएगा ट्रांसफर की मीनिंग में, ये बात वहां पे लिख। अब क्या लिखा है इन्होंने, आगे भी कुछ लिखा है। फर्दर सेक्शन 1043 प्रोवाइड दैट द अमाउंट रिसीव्ड बाय द सीनियर सिटीजन एज अ लोन आइदर इन लम सम और इन इंस्टॉलमेंट, अचानक से 2 करोड़ ले ले या फिर इंस्टॉलमेंट में ले, इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स। उसको भी इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट बोला गया है, इस पे भी कोई टैक्स नहीं आएगा। ओके सर क्यों इसको एग्जेम्प्ट किया? भाई एक बात सोचिए आप, सीनियर सिटीजन पहले से इंसान है। अब सीनियर सिटीजन को अगर उसके लाइफ की नेसेसिटीज के लिए कर्जा, बैंक से कर्जा लेकर, मतलब अपनी प्रॉपर्टी को सोचो मॉर्गेज किया है, उसके बाद बैंक से कर्जा लेकर अपने जीवन के खर्चे चला रहे हैं, तो इस कर्जे के अमाउंट में उससे टैक्स ले लें? नहीं सर, तो इसको इनकम नहीं माना जाता, और जो इनकम होती है उसको एग्जेम्प्ट मान लिया जाता है। क्या बोला जाता है? एग्जेम्प्ट है इनके लिए फॉर अंडर इनकम टैक्स। Therefore, the monthly installment amount received by Mr. Abhishek would not be taxable. However, यद्यपि capital gain tax liability would be attracted at the stage of alienation of the mortgage property by the bank for the purpose of recovering the loan. जब बैंक अलगाव करेगी, जब बैंक बेचेगी उस संपत्ति को, जब उस घर को, जब उस प्रॉपर्टी को, तब कहीं जाके क्या लगेगा? संपत्ति, ठीक से लिखेंगे हम। जब उस संपत्ति को बेचेगी बैंक, तब जाके क्या आएगा? कैपिटल गेन अराइज होगा। उसके पहले कहीं पे भी कैपिटल गेन नहीं लगा है। ये जो डायग्राम्स मैं बना के आपको समझा रहा हूँ, आप छोटे छोटे ऐसे डायग्राम बनाते रहिए, आपको 1,00,000% बेनिफिट देता है। CA फाइनल वालों को तो बहुत दिया था, आपको भी देगा। एग्जामिन विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सत्य है या असत्य है ये हम बताएंगे।
Alienation of a residential house in a transaction of reverse mortgage under a scheme made and notified by the central government is treated as transfer for the purpose of capital gain. अब बताओ क्या ये सही है? फिर से समझिएगा, जो एलिगेशन क्या रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का की है इन द ट्रांजैक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज, सर ये फॉल्स है। सर अभी तो आप बोलेंगे सर बट यहाँ पे तो आपने बोला था कि कहाँ के एलिगेशन करते हैं तो मान लिया जाता है, एलिनिएशन करते हैं तो, लेकिन एलिनिएशन जब यहाँ कर रहे हैं तो वो रिकवरी के लिए कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो कर रहे हैं ना रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के लिए कर रहे हैं। मतलब ये वाला जो घर है इस घर को हम बैंक को ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या इस ट्रांसफर पे कैपिटल गेन लगता है, ये चीज़ पूछा है। नहीं सर नहीं लगता है, फॉल्स। देखिए मैंने क्रक्स निकाल के आपको से पढ़ाया है, फॉल्स। एज पर सेक्शन 47 सच एलिनेशन, देखिए ये सब आपको याद नहीं रहेगा इसलिए हम भी स्किप कर जा रहे हैं, ठीक है सर। In a transaction of reverse mortgage under a scheme made and notified by the central government is not regarded as transfer for the purpose of capital gain. आप लोगों से एक बात बताते हैं, इस समय ना आपके पेपर जो मई से जून गए, मई से जून में गए और अब जून से ये जो जुलाई में पहुंचे हैं, आपको मैं बता रहा हूँ कुछ लोग तो अगस्त में पहुंच गए। 80 to 90% स्टूडेंट्स जो मुझे इंक्लूडिंग फाइनल की बात बता रहे हैं बेटी, इंक्लूडिंग फाइनल वाले नहीं पढ़ रहे हैं, और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप लॉस कर रहे हैं अपना। लेकिन साइकोलॉजिकली एज पर ह्यूमन नेचर आप नहीं पढ़ेंगे, ट्रू है, क्योंकि चीज़ें इतनी डिले होती जा रही हैं, पहले ही डिले होती जा रही हैं, तो आपका कंसंट्रेशन प्लस धैर्य भी छूटना बनता है। और उस सिचुएशन पे अगर ऐसी कोई क्लासेस मिल जाएं जो हम आपको करा रहे हैं, आपके लिए ना एकदम ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे और आपको पास कराएगी आपके रिजल्ट पे। आप इस क्लासेस को ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करिएगा अपने लिए। ओके सर। तो आप कभी भी मन में ये फील मत लाइएगा कि आपने बहुत दिनों से अपना समय खराब कर दिया, नहीं पढ़े हैं तो अब आपको कोई लॉस है, क्योंकि पूरी इंडिया नहीं पढ़ा था। जीरो कूपन बॉन्ड ऑफ एलिजिबल कॉर्पोरेशन हेल्ड फॉर 14 मंथ विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ये भी ट्रू है, ये ट्रू है। सर जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में आप कुछ भी बताओ ना, हमें कुछ भी नहीं पता। चलो जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। कूपन बॉन्ड सर ये होता क्या है? पहली बात तो ये कैपिटल एसेट में लॉन्ग टर्म में जाएगा या शॉर्ट टर्म में जाएगा ये डिफाइंड होता है। अगर ये 12 मंथ से ज़्यादा अगर मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग है देन इट इज़ अ लॉन्ग टर्म, वरना ये शॉर्ट टर्म है। अब सर जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? जीरो कूपन बॉन्ड का दूसरा नाम होता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड। क्या नाम होता है? डीप डिस्काउंट बॉन्ड। ओके सर, डीप डिस्काउंट बॉन्ड ऐसा क्या होता है सर? एज लाइक आज है मान लीजिए 2020, कहा जाएगा ये है आपकी 22 मई 2020, कहा जाएगा 22 मई 2020 को एक डीप डिस्काउंट बॉन्ड जीरो कूपन बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू 1000 रुपये है इशू हुआ है, और ये रिडीम होगा 2025 में, मतलब 2025 में, मतलब 5 इयर्स डीप डिस्काउंट बॉन्ड है, जीरो कूपन बॉन्ड है जो रिडीम होगा 2025 में एट फेस वैल्यू मतलब ₹1000, और आज की डेट में ये आपको मिलेगा 880 रुपये में। तो सर होता क्या है इसमें? जब ये आज 5 साल पहले, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले आपको जो चीज़ 880 रुपये की मिली है, 5 साल बाद वो फेस वैल्यू 1000 रुपये मिल जाएगी। मतलब ऐसे समझिए जिसकी कीमत, जिसकी MRP 1000 रुपये थी, वो 5 साल पहले आपको 880 रुपये का मिल रहा है, इसीलिए इसका नाम डीप डिस्काउंट बोल दिया जाता है। कितने ज़्यादा डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो 5 साल में जो इंटरेस्ट की कॉस्ट होती है ना उसको डिडक्ट कर देता है। 5 साल जो इंटरेस्ट मिलने वाला होता है, मान लीजिए हर साल 50-50 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है, एजम्पशन बता रहा हूँ मैं, मान लो हर साल 50-50 रुपये का इंटरेस्ट मिलता, तो इस 50-50 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है उतना डिस्काउंट करके आज इसको दे दिया जाता है, इसलिए इसको डीप डिस्काउंट बॉन्ड बोलते हैं। और सर जीरो कूपन क्यों बोलते हैं? ये चीज़ आपने FM में पढ़ी होगी। और जीरो कूपन क्यों बोलते हैं? सर जीरो कूपन इसलिए बोलते हैं कि किस कूपन मतलब इंटरेस्ट, पहली बात तो कूपन मतलब इंटरेस्ट यहाँ पे, ठीक है, कूपन मतलब इंटरेस्ट। तो इस टाइप के बॉन्ड्स पे कभी भी कोई इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं मिलता है, इसलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है सर। ये देखो इसमें कूपन का अमाउंट पहले ही मिल जाता है, ये भी कह सकते हो, क्योंकि जो इंटरेस्ट मिलने वाला था हमें 5 साल तक, ये आज की डेट में डिस्काउंट फॉर्म में मिल गया, या कभी कभी रिडम्पशन पे मिलता है, ऐसा भी होता है, ठीक है सर। जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में आप सब कुछ समझ चुके हैं। अब जीरो कूपन बॉन्ड के पढ़ भी लें। पूछा, इन्होंने बोला जीरो कूपन बॉन्ड एलिजिबल
ऑफ एलिजिबल कॉर्पोरेशन हेल्ड फॉर 14 मंथ विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। जी हाँ, ट्रू है, क्योंकि 12 महीने से ज्यादा होल्ड कर दिया। ट्रू। सेक्शन 2 बताता है हमें 42A का, डिफाइंड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 242A, जीरो कूपन बॉन्ड हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 12 मंथ्स विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। मतलब सर जो 12 महीने से ज्यादा होल्ड नहीं किए इसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। इसका मतलब जो 14 महीना मतलब 12 महीने से ज्यादा जिसको होल्ड कर दिए हम उसको हम लॉन्ग टर्म बोलेंगे। कॉन्सिक्वेंटली सच बॉन्ड हेल्ड मोर देन 12 मंथ विल बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। क्लियर है सर? क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोलता है जीरो कूपन बॉन्ड मीन्स अ बॉन्ड ऑन विच नो पेमेंट एंड बेनिफिट आर रिसीव्ड और रिसीवेबल बिफोर मेच्योरिटी और रिडम्पशन। बिफोर मेच्योरिटी और बिफोर रिडम्पशन या बिफोर मेच्योरिटी या रिडम्पशन जिसमें कोई पेमेंट नहीं मिलता है या कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। जीरो कूपन बॉन्ड मीन्स अ बॉन्ड जिसमें हमको कोई पेमेंट या बेनिफिट नहीं मिल रहा है, रिसीव्ड होता है या रिसीवेबल होता है बिफोर मेच्योरिटी। सर जीरो कूपन बॉन्ड ही तो अभी आपने बताया कि जीरो कूपन बॉन्ड का खेल क्या होता है, कहाँ बताया सर? अभी आपने बताया 880 रुपए का था, तो अपने जब ये मेच्योरिटी पाएगा तो ही हमको 1000 रुपए मिलेंगे। हमें 880 कोई कूपन बीच में हमें नहीं मिल रहा है, बिफोर रिडम्पशन कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा जीरो कूपन बॉन्ड होता है। और यहाँ पे भी तो यही बात लिखी है कि जीरो कूपन बॉन्ड मीन्स अ बॉन्ड विच नो पेमेंट एंड बेनिफिट्स आर रिसीव्ड और रिसीवेबल बिफोर उसकी मेच्योरिटी रिडम्पशन के, मतलब 2025 के पहले हमको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ सर, यही तो नेचर होता है इसका। इट मीन्स इट्स ऑल्सो अ ट्रू। ट्रू। As per section 248, zero coupon bond means a bond issued by any infrastructure capital company or infrastructure capital fund or a public sector company on scheduled bank or after 1st June 2005 in respect of which no payment and benefit is received or receivable before maturity of redemption from such issuing entity and which the central government may notify this behalf। कोई नई बात नहीं लिखी है। जो जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में जनरल बातें की जाती है 1 जून 2005 के बाद की इशू एंड ऑल दैट, वही बात लिखी है। लेकिन जो मैंने आपको फैक्ट बताया उसके बेसिस पे ये ट्रू हो गया, आपको पता था ये बात। नोटिफाई करता है, ये थोड़ा प्रोसीजरल पार्ट है जो आपको पढ़ के लिखना पड़ेगा। ब्यूटिफिकेशन इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है ब्यूटिफिकेशन ऑफ आंसर। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर आप आईसीआई के सारे क्वेश्चन करके जा रहे हैं तो आप अपने आप को एक बेटर वे में, बेटर फेवरेबल कंडीशन में समझने की कोशिश करिएगा। आईसीआई के सारे क्वेश्चन आप करके जा रहे हैं। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम होलली। सर होलली ये कहाँ से आ गया? मतलब आप ग्रो करके मैन्युफैक्चर अगर चाय करते हैं तो सारी की सारी इनकम एग्रीकल्चर इनकम बताई जाती है? नहीं सर, पीजीबीपी में आपने टाटा करके कुछ बताया था कि चाय पत्ती उगाना, चाय की पत्तियां जो उगती हैं ना वो तो सर एग्रीकल्चर है, बट इसको जब प्रोसेस्ड करके चाय पत्ती पैक्ड फॉर्म में दाने फॉर्म में बनाई जाती है, दैट्स कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो जो टोटल इनकम आती है ना वो पार्शियली एग्रीकल्चर और पार्शियली बिजनेस इनकम होती है। सर एग्रीकल्चर 60% होती है, बिजनेस इनकम 40% होती है। और ये महानुभाव यहाँ हमसे कह रहे हैं कि टोटल इनकम एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम है, जो कि फॉल्स है। मतलब ये बात यहाँ पे फॉल्स हो गई। आइए पढ़ लेते हैं। False. Only 60% of the income derived from the sale of tea grown and manufacturing by the seller in India treated as agriculture income, and the balance 40% of income shall be non-agriculture income। मैंने आपको ये रटवाया है टाटा के एग्जांपल से। टाटा टी 4 चीजें हुई 40%, उसके बाद फिर मैंने 25, 35, 40 सब कुछ आपको रटवाया है। कहाँ पे? पीजीबीपी में। ओके सर, और ये कई जगह ये आ रहा होगा, आपने देखा होगा 3 से 4 जगह ये अभी तक आ चुका है पूरे आपके चैप्टर्स में। अभी तक 3-4 जगह आएगा ही आएगा जब तक आप चैप्टर नंबर 10 तक पहुंचेंगे। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूं। इलस्ट्रेशन ए, मिस्टर ए कन्वर्ट कर दिए हैं, मिस्टर ए कन्वर्ट कर दिए हैं हिज कैपिटल एसेट एक्वायर्ड फ्रॉम फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹50,000 in June 2003 into stock in trade in the month of November 2016. The fair market value of the asset on the date of conversion is 4,50,000. The stock in trade was sold for an amount of ₹6,50,000 in the month of September 2019. What will be the tax treatment? सर इसके बारे में हमने आपसे बात की थी। जब आप अपनी कोई कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो तो कैपिटल गेन आ तो यहाँ जाता है, बट पे तब होता है जब आप वो एक्चुअल में सोल्ड करते हो। तो सर यहाँ पे हुआ क्या है, जून 2003 की एसेट थी जिसको इन्होंने कब तक रखा है? नवंबर 2016 में। इट मीन्स 2015-16 में ये क्या बना रहे हैं? नवंबर 2016 16-17 में, प्रीवियस ईयर 16-17 में स्टॉक इन ट्रेड कर रहे हैं, बट एसेट बिक कब रही है? सितंबर 2019 में। मतलब प्रीवियस ईयर 19-20 में एसेट बिके 6,50,000 रुपए में। सीधा सीधा ट्रीटमेंट इसका मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या होता है। देखिए
कैपिटल गेन निकालते हैं तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आता है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इसके बीच का डिफरेंस कहाँ जाएगा सर? कैपिटल गेन में जाएगा। बट सॉल्यूशन है, इसके बाद कोई और डाटा नहीं दिया। चलिए, बट जब ये फुल वैल्यू कंसिडरेशन आ जाएगी ना, यहाँ पे कॉस्ट बन जाती है। जो सेल्स है, ये सेल्स है माइनस कॉस्ट। कॉस्ट कितनी बन जाएगी? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो थी वो मार्केट वैल्यू 4.5 लाख रुपए माने जा रहे हैं। जिस दिन हमने कन्वर्ट किया उस दिन मार्केट वैल्यू 4.5 लाख रुपए है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 4.5 लाख रुपए हो गई। यहाँ पे 2 लाख रुपए तो आपके चले गए कहाँ पे? पीजीबीपी हेड में, पीजीबीपी हेड में। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे, इसका मतलब 50,000 रुपए को इंडेक्स कर देंगे किसके हिसाब से? प्रीवियस ईयर 16-17 के हिसाब से। मतलब इंटू 264 डिवाइड बाई 109 करेंगे, जो वैल्यू होगी बीच का अमाउंट कैपिटल गेन आ जाएगा। यही होगा बेटा सॉल्यूशन। 2 मिनट भी नहीं, 2 मिनट पूरा कैलकुलेशन करने में लगेगा आपको। सर किया क्या है? अगेन सुन लीजिए, मैं अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ आपको। आज की डेट में हमने असेट ली थी, स्टॉक इन ट्रेड में हम 2000 में एसेट ली थी हमने, 2010 में हम स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं और 2012 में है हम उस एसेट को सोल्ड कर रहे हैं। तो होता क्या है, अगर इसकी कॉस्ट जो थी, मान लीजिए 50,000 रुपये की कॉस्ट थी, जब हम इसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं और ये मेरी कैपिटल एसेट होती है, तो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते समय आज के दिन में कैपिटल गेन आता है और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आज के दिन जो इसको फेयर प्राइस होती है ना, फेयर वैल्यू होती है, वो मान ली जाती है। तो जब हम कैपिटल गेन यहाँ निकालेंगे तो फेयर वैल्यू, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फेयर वैल्यू माइनस ये वाली कॉस्ट को हम यहाँ पे इंडेक्स कर देंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरा कैपिटल गेन आ जाएगा। बट जब हम असेट इसको सोल्ड करते हैं तो यहाँ पे सेल्स वैल्यू आ रही होगी, कुछ सेल्स वैल्यू लेस कॉस्ट। हम क्या करेंगे? कॉस्ट हम जो फेयर मार्केट वैल्यू स्टॉक इन ट्रेड में निकाले थे ना, जिस कॉस्ट पे, जिस वैल्यू पे कैपिटल गेन में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था, वो वैल्यू यहाँ पे हम कॉस्ट ले लेते हैं और बीच का अमाउंट कहाँ चल जाता है? पीजीबीपी में। ठीक है, ठीक है। मतलब सर मान लीजिए सर ये 50,000 की जो एसेट थी, हम इसकी फेयर मार्केट वैल्यू अगर हम बोलते हैं कि 2 लाख रुपए थी आज की डेट में, और 2 लाख और 50,000 इंडेक्स होने के बाद मान लीजिए एग्जांपल के लिए 1.5 लाख आता है, तो 50,000 कहाँ चल जाएगा सर? 50,000 चल जाएगा कैपिटल गेन में। लेकिन अगर ये एसेट मेरी बिक गई है 3 लाख रुपए में, ज्वेलरी थी 3 लाख में बिक गई, तो कॉस्ट कितनी माइनस करेंगे? 2 लाख रुपए कॉस्ट माइनस करेंगे ये वाली, और डिफरेंस का 1 लाख रुपए कहाँ चल जाएगा सर? पीजीबीपी में चल जाएगा। ओके, क्लियर है सर इतना। अब आपको क्या पता है, इंडेक्सेशन करना आपको आता है? सर आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना आता है। इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए ये जो 2020 है, कैसे लिखते हो सर? ये 2000 है। क्या सन 2000 में जो रुपए 100 की वैल्यू थी, क्या आज भी उतनी ही रुपए 100 की वैल्यू है? नहीं सर, उस समय 100 रुपए में राशन आता था, 100 रुपए में पिज्जा भी नहीं आता है। हाँ, इसका मतलब वैल्यू चेंज हो गई है ड्यू टू टाइम, ड्यू टू पीरियड, ड्यू टू स्पैम ऑफ दिस पीरियड। हाँ सर, वैल्यू तो कीमत, रुपए की कीमत बदल गई है, तो उसी कीमत को इसके बराबर तक पहुंचाने का नाम है इंडेक्सेशन करना। हर साल का इंडेक्सेशन फाइनेंस एक्ट में आता है। तो सर अगर हमने किसी असेट को आज 2000 में 50,000 रुपए में खरीदा था, तो मान लीजिए 50,000 का इंडेक्स नंबर है 100, ठीक है, और 2020 का इंडेक्स नंबर है लेट्स से 282, 289, लेट्स से मैंने बोला है सर 289 में कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा। सर लेट्स से मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए 500 है, मान लीजिए मैंने बोला, मतलब उस जमाने का 100 रुपया आज के जमाने के 500 रुपए के बराबर है। क्या मतलब? उस जमाने में अगर मेरे को ये राइस का पैकेट जो आता था, एग्जाम्पल है, ये टॉफी अगर 100 रुपए की आती थी, तो आज सेम टॉफी हमको कितने की मिलनी चाहिए? 500 रुपए की मिलनी चाहिए। उस जमाने का 100 रुपए आज के जमाने के 500 रुपए के बराबर है, यही होता है इंडेक्सेशन। तो उस जमाने का 50,000 रुपए आज के जमाने के कितने रुपए के बराबर होगा? इसको कैलकुलेट करने के लिए हम पकड़ते हैं 50,000 रुपए। उस जमाने में इसकी कीमत 50,000 रुपए थी, तो आज के जमाने में कितनी होगी? सर डिवाइड बाई करेंगे आज के जमाने का इंडेक्स नंबर, इनटू करेंगे आज के जमाने का इंडेक्स नंबर और डिवाइड कर देंगे जिस जमाने में हमने खरीदा था उस जमाने का इंडेक्स नंबर, दैट इज 100। इसका मतलब सर कॉस्ट इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ओके, क्लियर है? हाँ सर, यहां तक तो बातें समझ में आ गई हैं सर हमें। अब हम इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखिए साइड में सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने जितने 3 कॉलम्स बनाए उसको साइड में सॉल्व कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं इसमें।
आपने जब परचेज किया था तो वो कितने का था सर? 50,000 रुपए का था। पहली ट्रांजेक्शन था भाई जब स्टॉक इन ट्रेड आया। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी मारेंगे सर? 4.5 लाख रुपए मारेंगे, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन कितनी थी? 4.5 लाख रुपए की थी। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनाने का मैंने तरीका बता दिया, 50,000 रुपए इंटू 264 डिवाइड बाई 109। सर कैसे आया? जिस ईयर में परचेज किया उस ईयर में 109 था और आज 264 है जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 50,000 इंटू 264, 50,000 इंटू 264 इंटू 10 डिवाइड बाई 109 कितना आता है? 1,21,101। ये वहां से हमने कॉपी कर लिया, 1,21,101। अगर 4,50,000 में से 1,21,101 जाता है तो 3,28,899 आता है। 3,28,899 आता है। सर थोड़ा सा कॉपी बस किया है क्योंकि कैलकुलेटर पास में नहीं था। इट मीन सर देखिए आंसर आ गया है और आपके लिए ये चीज हो गई बहुत ज्यादा इजी। अब मैंने देखा है जब इस तरीके से क्लासेस नहीं पढ़ाई जाती हैं तो दिक्कत होती है, केवल प्रोविजनिंग स्टार्ट करने में कि स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट कैसे होगा क्वेश्चन, बच्चे 15-15 मिनट वहां वेस्ट कर देते हैं। स्टार्ट कैसे होगा? और आप देखिए आप पढ़ते पढ़ते सॉल्यूशन निकाल लो और सॉल्यूशन में भी आपका आंसर सेम आया। कैपिटल गेन में कितना आपने ले गया? 3,28,899। और मैंने बताया था पीजीबीपी में कितना ले गया? 6.5 लाख में, और 4.5 लाख, 6.5 लाख में बेचे, 4.5 लाख कॉस्ट बना दी, 2 लाख रुपए पीजीबीपी में। सी ऑन विच प्लेस यू आर स्टूड विथ मी। आप कहाँ पे खड़े हो मेरे साथ? देखो आप एक बार। द कैपिटल गेन ऑन द सेल्स ऑफ कैपिटल एसेट कन्वर्टेड टू स्टॉक इन टैक्सेबल इन द गिवन केस। ट्रेड जो स्टॉक इन कैपिटल एसेट जो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हुआ वो टैक्सेबल है। हाँ सर। इट अराइजेज इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन, याद रखना है कन्वर्जन की ईयर में हुआ जो कि 16-17 था। बट विल टैक्सेबल ओनली इन द ईयर इन विच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। मतलब आपसे एमसीक्यू में अगर वर्ड्स ध्यान रखेगा, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हुआ तो कैपिटल गेन अराइज हो गया है, अराइज वर्ड वहां आएगा। बट जब ये सोल्ड हुआ है तो वहां पे क्या होगा? टैक्सेबल आएगा। क्या आएगा? टैक्सेबल आएगा। Profit from business will also be taxable in the year of sale of short stock in trade. Profit from business will also be taxable in the year of sale of stock in trade. हाँ वो तो पीजीबी में चल जाएगा। The long term capital gain and business income, long term capital gain भी होगा, business income भी होगा for the assessment year 2021 will be calculated as अंदर। तो यहाँ पे कैसे सर? पीजीबीपी में आया sales proceed to stock in trade, cost of stock in trade और long term capital gain, full value of consideration लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे। नोट फॉर द पर्पस ऑफ इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द एसेट इज कन्वर्टेड इनटू द स्टॉक इन ट्रेड शुड बी कंसीडर्ड। देखिए बात मैंने आपको बता तो दी है कि स्टॉक इन ट्रेड के टाइम ही अराइज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कैलकुलेट कैपिटल गेन कैलकुलेट जब कैपिटल गेन कैलकुलेट ही यही होगा तो इसका मतलब है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इसी का लेंगे। बट अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़े होंगे ना कि बाई यहाँ की है, स्टॉक इन ट्रेड यहाँ आया और सोल्ड यहाँ हुआ, तो बहुत से बच्चे जो डायरेक्ट इस तरीके से ये इस स्लोप के थ्रू नहीं पढ़े होते, इसलिए मैं ये स्लोप पढ़ा रहा हूँ जिससे आपसे गलती ना हो। वो लोग बेटा पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए क्योंकि उनसे मिस्टेक हो सकता है। वो सोचते हैं कि जब पे हो रहा है तो हम उस ईयर में ले लें, मतलब वो लोग सोल्ड वाले ईयर्स का इंडेक्स नंबर ले लेते हैं जो कि गलत है। और क्वेश्चन में दिया भी रहता है, यहाँ पे भले ही नहीं दिया, कई जगह क्वेश्चनों में दिया रहेगा सोल्ड वाले ईयर का। हाँ सर बिल्कुल सर। इलस्ट्रेशन नंबर 9, ऑन जनवरी 2020 Mr. A has transferred self-generated goodwill of profession for the sale consideration of 70,000 and incurred expenses of ₹5,000 for such transfer. You are required to compute the capital gain of chargeable to tax in the hands of Mr. A for the assessment year 2021. भैया A जो थे वो ट्रांसफर किए हैं क्या चीज? सेल्फ जनरेटेड गुडविल को। बट ये एक प्रोफेशन के हैं, बिजनेसमैन नहीं है, ये प्रोफेशनलिस्ट हैं। मान लीजिए कोई चार्टेड अकाउंटेंट है जो 25 साल तक प्रैक्टिस किया और उसने जो गुडविल बनाई उसको ट्रांसफर कर दे रहा है। 70,000 रुपये में ही ट्रांसफर कर दिया, उसने कुछ खर्चे 5,000 रुपये लगाए ट्रांसफर करने के, लीगल फीस या फिर चलिए जो लीगल फीस लग रही होगी ट्रांसफर करने के लिए, लीगल चार्जेस बॉन्ड वगैरह उस पर खर्चा हुएंगे। फॉर सच ट्रांसफर आपको रिक्वायर्ड है कंप्यूट करना कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स। तो कैपिटल गेन के लिए मैंने अलग बनाया था, पहले देखे क्या ये कैपिटल असेट है या नहीं, और दूसरी बात ट्रांसफर की मीनिंग में आता है कि नहीं। अगर ये दोनों पिलर सेटिस्फाइड हो गए, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए तो ही कैपिटल गेन चार्जेबल होगा। इसके लिए हम आते हैं अपनी दूसरी स्लाइड में। कैपिटल गेन कैलकुलेट करते समय कैपिटल गेन में ही एक सेक्शन है इनका, सेक्शन 55, जिसमें इन्होंने बताया है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट के बारे में। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल आई थी यहाँ पे,
सेल्फ जनरेटेड गुडविल आई थी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल आई थी। अब सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यू कैसे करें, तो अगेन सेक्शन 55 का ही सहारा लेते हैं। पहली बात तो सेक्शन 55 हमसे बात करता है कि इन केस ऑफ गुडविल हो, लेकिन यहाँ पे गुडविल के साथ साथ ना गुडविल ऑफ बिजनेस लिखा है। ये पहली बात तो ये गुडविल ऑफ बिजनेस लिखा है। उसके बाद इन्होंने बोल दिया ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट हो, ब्रांड नेम हो, लूम आर्ट्स हो, रूट परमिट हो, टेनेंसी राइट हो, एंड ऑल दैट डिफरेंट टाइप के एसेट्स के बारे में इन्होंने बता दिया कैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसकी आएगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने एक और बात कहा था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड गुडविल अगर आपने किया है तो उसकी वैल्यू तो निल है। मतलब ये सारे जितने भी एसेट्स हैं ना, इन सारे एसेट्स की गुडविल, टेनेंसी राइट, ये सी से क्या था, कॉपीराइट शायद था, अरे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, चलो मैं फिर से बताता हूँ। गुडविल, टेनेंसी राइट, ब्रांड नेम, लूम आर्ट्स, रूट परमिट और टेनेंसी राइट था। ये सब कुछ अगर आपने लिया है सेल्फ जनरेटेड तो इसकी वैल्यू निल है। अगर परचेज्ड है तो ही ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करेगा। बट सर बहुत बड़ी बात अब यहाँ पे सामने खुल के आती है, सर ये गुडविल ऑफ बिजनेस बोले हैं, बट हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है, गुडविल ऑफ प्रोफेशन। गुडविल ऑफ प्रोफेशन क्या बोला है सर, गुडविल ऑफ प्रोफेशन। गुडविल ऑफ बिजनेस कवर्ड है, गुडविल ऑफ प्रोफेशन नहीं कवर्ड है। भले ही तब सेल्फ जनरेटेड हो, बट इसकी वैल्यू हम निल नहीं लेंगे। यही बात बतानी थी आप। The transfer of self-generated goodwill or profession is not chargeable to tax. It is based upon the Supreme Court ruling CIT versus BC श्रीनिवासन सेट्टी। भाई साहब ये तो कैपिटल असेट की मीनिंग से ही बाहर, इसको ये पिट गई कंडीशन पिट गई, क्योंकि वहां पे इन केस ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस बोला था, बट हम तो इन केस ऑफ गुडविल ऑफ प्रोफेशन ले रहे हैं ना, तो इसको ना ट्रांसफर मान रहे हैं ना हम कैपिटल एसेट मान रहे हैं, तो हम क्या बताओ क्या कर लें। श्रीनिवासन सेट्टी जी का केस था कि हम इसको कुछ नहीं कर सकते। जब सर हमारे ये दोनों पिलर्स ही नहीं खड़े हो पाए, हमारा कैपिटल गेन आना था इन दोनों पिलर्स के ऊपर, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, पिट गई, इसका मतलब सर हमारे पर कैपिटल गेन में टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। चलिए 9th क्वेश्चन तक हम कर चुके, 10th क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। S and company, a sole proprietor, owns 6 machines put to use in the business in the March 2019. The depreciation on the machine is charged 15%. अब आपसे कुछ बातें फिर से मैं करता हूँ। आइए सर, आइए प्लीज़ आइए। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई भी बैंक आप लीजिए, बैंक लीजिए, कोई फैक्ट्री ले लीजिए, चलिए कोई फैक्ट्री है यहाँ पे, ठीक है, प्लीज़ थोड़ी सी 15% का कोई ब्लॉक है, इसमें मशीन्स हैं, मशीन बी है, मशीन सी है, मशीन डी है, मशीन ई है। 15% के इस ब्लॉक में मशीन ए की कीमत है सर 200 रुपये, मशीन बी की कीमत है सर 500 रुपये, मशीन सी की कीमत है सर 300 रुपये, मशीन डी की कीमत है सर 100 रुपये और मशीन ई की कीमत है सर 700 रुपये। टोटल कितना था, 7, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5, 1800 रुपये। सर ये WDV दी हुई है, क्या दी है, WDV दी हुई है 31 मार्च 2000, या 31 मार्च भी मैं नहीं बोलूँगा, आप थोड़ा सा समझिएगा इस चीज़ को, 1 अप्रैल 2019 की ये WDV दी हुई है। ठीक है, ये WDV है, ये पूरा ब्लॉक है मेरा एसेट्स का। अब होता क्या है, केस नंबर 1, ये थे मिस्टर, जो भी आदमी थे, ये कोई नाम आप अपना बताओ, शिवम। चलिए मिस्टर शिवम थे, खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहे हैं। अब मिस्टर शिवम बिजनेस कर रहे थे, बट यहाँ पे एक आ गए मिस्टर सुंदर। कौन आए, मिस्टर सुंदर। अब मिस्टर सुंदर आके बोले कि आप अपनी सारी मशीनरी, मैं भी, ये मान लीजिए पेपर कप्स का बिजनेस करते थे, पेपर प्लेट का, पेपर के कप बनाते थे, डिस्पोजेबल कप। ये भी मिस्टर सुंदर बोले, ये भी इसी का काम करते हैं, डिस्पोजेबल पेपर कप बनाते हैं। आप अपनी सारी मशीन्स मुझे सोल्ड कर दीजिए फॉर ₹2000। ठीक है, और ये बोलते ओके, मतलब डील हो गई। अब हुआ क्या इनके साथ, इन्होंने मशीन सोल्ड कर दी, इनके साथ डील हो गई। क्या हुआ देखिए, मैं कह रहा हूँ उनके साथ अभी कंप्यूटर है, यहाँ पे 40% वाला भी इनके पास कंप्यूटर बचा है,
और कंप्यूटर इनका 200 रुपए का है, ठीक है, कंप्यूटर भी बचा है। सिर्फ हम एक ब्लॉक की बात कर रहे हैं, पूरे बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ब्लॉक की बात कर रहे हैं। 40% वाला ब्लॉक इनके पास अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। कोई कंप्यूटर है जिसकी कीमत 200 रुपए है। ओके ओके सर, चलो अब सर क्या हुआ, इन्होंने जब मशीनरी बेच दी तो इनके पास फिर से क्या आया, हम इनकी बात करें। इन्होंने मशीनरी बेच दी। अब मिस्टर शिवम की बुक्स कैसी जा रही है, शिवम की बुक्स को आप समझिए, 15% का ब्लॉक है, 40% का ब्लॉक है। मशीन ए बी सी डी ई कैसे आ रही है, देखो देखो देखो, 200, 500, 300, 100, 700, टोटल आ गया सर 1800। एडिशन कुछ हुआ नहीं है, लेस मनी पेबल, लेस मनी पेबल, मनी पेबल आ गया 2000। अब आ गया यहाँ पे 200 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। और 40% में मान लीजिए जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर दिखा रहा है अभी भी 200 रुपए का, बट एक ब्लॉक इनका पूरा का पूरा असेट बिक गई। क्या 31 मार्च को ये पूरी घटना जब ये बिकी है ना, ये जब बिका है तो ये आज की डेट थी 1 अगस्त 2019। क्या 31 मार्च 2020 को जब बुक्स बंद होंगी तो इनके 15% ब्लॉक में कोई असेट बची है? सर असेट बची ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने सारी असेट ए बी सी डी ये सारी की सारी असेट 2000 रुपए में मिस्टर सुंदर को बेच दी है। किसको बेच दी है सर? इसको, मिस्टर सुंदर को बेच दी है। इनके पास कोई भी असेट नहीं बची है और इन्होंने एसेट बेची है 2000 रुपए में, जिसकी WDV थी 1800 रुपए, 200 रुपए ज्यादा बेची है। देन यहां पे कैपिटल गेन आ जाएगा। इट मींस अगर ब्लॉक में मेरी जितनी भी असेट्स हैं वो सारी असेट्स सोल्ड हो जाती हैं तो मेरा कैपिटल गेन प्रोविजन लग जाता है। इसी को कहते हैं ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट। ब्लॉक एग्जिस्ट करना ही बंद हो गया, सीज कर गया, क्योंकि 5 एसेट थी, पांचों एसेट बिक गई तो यहां मेरा कैपिटल गेन आ गया। अब कौन सा कैपिटल गेन आया, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? अगर हम WDV की बात करते हैं तो यह ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, क्योंकि ये 1 साल पहले की वैल्यू है। ये WDV हमेशा 1 साल पहले की आती है ना, हर साल चार्ज होती रहती है, हर साल वैल्यू बदलती है, तो जबकि WDV तो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। क्लियर है यहां तक? हाँ सर यहां तक क्लियर है। बट सर अगर हुआ क्या होता, मान लीजिए ये जो असेट है 2000 की जगह अगर से 1500 रुपए में बिकती तो कुछ नहीं तो 300 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाता, लेकिन तब भी कैपिटल गेन तो वहीं आता अगर ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट हो गया। क्या हो गया है? ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट हो गया तो ही कैपिटल गेन आएगा, ऑल्दो नहीं आएगा। ये होता है केस नंबर 1 आपका। क्लियर है? आप खुद सोचिए, एक डब्बे में, या ऐसे भी गंदा एग्जांपल हो जाएगा, थोड़े बेकार एग्जांपल मैं नहीं लूंगा, मशीनरी 5 मशीनरी थी, पांचों की पांचों बेच दी तो 15% वाला ब्लॉक तो खाली हो गया ना, मतलब ब्लॉक खाली हो गया। जिस ब्लॉक की कीमत 1800 रुपए थी उस ब्लॉक को 2000 रुपए में बेच दिए तो 300 रुपए का गेन आया। ये कैपिटल गेन हेड में जाएगा इस बार। ऐसे तो कैपिटल गेन हेड में नहीं जाता। अगर नॉर्मली डेज में एकदम नॉर्मल अगर क्या होता, तो नॉर्मल बात करते हैं, सुन लीजिएगा, एकदम नॉर्मल बात हो रही है सर, नॉर्मल बात कर रहे हैं अभी हम, थोड़ा सा प्लीज ध्यान दे दीजिए। ऐसा लाइक मान लीजिए 1800 है, इसमें से ABCD मशीनरी E अगर नहीं बिकती, मान लीजिए ABCD मशीनरी बिक गई, ABCD मशीनरी बिक जाती आपकी 1200 रुपए में, तो केवल E मशीनरी कैरी हो जाती मेरी 600 रुपए में, तो भी ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट नहीं होता। तो यहाँ पे ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट नहीं होता तो यहाँ पे कैपिटल गेन नहीं आता। क्लियर है? क्लियर है सर, इतना आपको समझ में आया ना? ये वाली चीज तो सर आपको समझ में आ गई ना? 1 नंबर कैपिटल, ये पांचों के पांचों एसेट ही खत्म हो गए, मेरे पांचों एसेट खत्म हो गए, इसलिए ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट हो गया और कैपिटल गेन का प्रोविजन आ गया। क्लियर है सर? केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस 2 क्या है? अगेन मशीन ABCD E थी, ये 15% वाला ब्लॉक था और 40% का अपना कोई ब्लॉक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपना कोई ब्लॉक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको मान लो यहाँ पे ये 200 रुपए का ब्लॉक पड़ा ही है, कोई दिक्कत नहीं। सर इनकी कॉस्ट क्या क्या थी? हमने कॉस्ट ली थी 200, 500, 300, 100, 700। 200, 500, 300, 100, 700, ठीक है सर, ये 1800 रुपए कॉस्ट थी। अब मिस्टर सत्यम आए, एक मिस्टर सत्यम आए और इनका भी डिस्पोजेबल का बिजनेस था। ये आके बोलते हैं, हे ब्रो, हाँ I want to buy your machinery A, B, C, D and बस D. I want machinery A, B, C, D.
and these machinery I want to buy in ₹2000. It means ये 2000 में मशीनरी बेचेंगे ये वाली। अब क्या हुआ सर, अब क्या हो गया? अब आपके लिए कंडीशन ये आ गई कि अब जब आप 1 मार्च को आएंगे, 1 मार्च को भी नहीं आएंगे, रुकिए मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं। अब आपके लिए कंडीशन क्या हो गई कि जब आप 31 मई, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, रुक जाओ, मिटाते समय बोल रहा था इसलिए गलत बोल रहा हूँ बार बार मैं। अब अगर जब आप 31 मार्च 2020 को आते हैं तो आपके पास P&L कैसा बन रहा है, सॉरी ये 15%, ये 40% वाला है, कैसा बन रहा है? एसेट्स कैसी बची है? मशीन ABCD नहीं बची है, बट मशीन E क्या बची है? 7 बची है। लेकिन सर ये 700 की भी नहीं बची, मशीनरी E बची तो है 700 की, दिख रहा होगा, और ये कंप्यूटर आपका 200 रुपए का। बट पूरे के पूरे असेट्स मेरे नहीं भी बिके, सारे एसेट्स नहीं भी बिके, बट जो कुछ एसेट बिके हैं ना, जो कुछ एसेट बिके हैं उनकी वैल्यू मेरी एसेट की ब्लॉक की वैल्यू से एक्सीड कर गई। मतलब मेरी ब्लॉक की वैल्यू 1800 थी जिसमें 5 एसेट थे, बट मेरे 4 एसेट ही 2000 में बिक गए। मतलब मेरे ब्लॉक की वैल्यू से अगर एक्सीड कर गए तो भी कैपिटल गेन आ जाएगा। और जो रिमेनिंग एसेट है ना E, ये 700 पे नहीं, ये नील पे जाएगा। आगे कितने पे जाएगा? नील पे जाएगा। इट मीन्स सर यहाँ पे भी ये केस नंबर 2 है जिसपे कैपिटल गेन आता है। यही 2 केसेस हैं यहाँ पे कैपिटल गेन आ रहा होता है WDV वाले एसेट्स पे। तो यहाँ पे क्या हुआ? कंपनीज ऑफ प्रोप्राइटर ओन्ड 6 मशीन्स। The written down value of these machines on 1st April 2019 was 8,50,000 rupees. कितनी थी सर? 8,50,000 रुपए इसकी WDV थी। 3 of the old machinery was sold on 10th June 2019 for ₹11 lakh rupees. मतलब देखिए 6 मशीन की कीमत इन्होंने कितनी बताई है सर? 8.5 लाख रुपए, जिसमें से, और ये कब की वैल्यू है? ये आपकी 1 अप्रैल 2019 की, 1 अप्रैल 2019 की, जिसमें से 3 मशीनरी आपने बेच दी है कितने की? 11 लाख रुपए की। 3 मशीनरी कितने की बेच दी है सर? 11 लाख रुपए की। अब क्या हो रहा है सर? देखिए, अ सेकंड हैंड प्लांट was brought for 8,50,000 रुपए on 30 नवंबर 2019। ओहो सर, ये सारी मेरी कैलकुलेशन हो गई खराब। क्यों? हम अपना फॉर्मेट यूज करते हैं, ठीक है। हमारा फॉर्मेट क्या है सर? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले सर हम क्या निकालते हैं? WDV। अगेन प्लीज राइट इट सर। सॉरी प्लीज डू राइट, बस आप देख जाइए। WDV मेरी कितनी है सर? सर मेरी WDV है मार्च 2090 की, पुट टू यूज द बिजनेस इन द मार्च 2019। द डेप्रिसिएशन ऑन दिस मशीनरी वाज चार्ज एट 15%। रिटर्न वैल्यू ऑफ दिस मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2019 इज 8 लाख। मतलब WDV सर मेरी 8.5 लाख रुपए है, ठीक है। WDV के बाद सर हम क्या बोलते हैं? ऐड करते हैं सर परचेजेस 180 डेज दिन से ज्यादा और 180 डेज से कम वाले। लेस आता है सर मेरा अमाउंट पेबल, जो हमने मशीनरी बेच दी होती है। तो सर अमाउंट पेबल आता है, उसके बाद सर आ जाता है ये WDV के लिए मेरा WDV, जिस पर डेप्रिसिएशन लगना होता है, ठीक है। तो 8,50,000 रुपए WDV थी। हमने असेट जो सोल्ड की है वो 11 लाख रुपए की सोल्ड की है। हमने जो असेट सोल्ड की है वो 11 लाख रुपए की सोल्ड कर दी है। बट हम 10 जून 2019 को 11 लाख के एसेट सोल्ड तो कर रहे हैं, बट 30 नवंबर 2019 को 8.5 लाख की एसेट, मतलब जो एसेट 180 दिन से कम यूज होती है वो 8.5 लाख रुपए की मशीनरी भी कर रहे हैं। तो मेरा WDV कितना हो गया? प्लीज चेक, मेरा WDV कितना हो गया? 8.5 लाख प्लस 8.5 लाख माइनस 11 लाख कितना आता है? प्लीज चेक, 8.5 लाख प्लस 8.5 लाख माइनस 11 लाख, दैट इज 6 लाख रुपए की मेरी WDV आ गई। 6 लाख रुपीज की मेरी WDV आ गई। सर 6 लाख की जो WDV आई है, ये कौन से वाले एसेट की आई है सर? कौन से वाले एसेट की आई होगी सर? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेसिस पे अगर हम देखें 180 दिन से कम वाले एसेट की WDV लग रही है, क्योंकि 180 दिन से कम वाला एसेट ही अगर 8.5 लाख रुपए का है और मेरी WDV 6 लाख रुपए आ रही है, इसका मतलब ये WDV 180 दिन से कम वाले एसेट की आ रही है, तो इस पे हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा 7.5 से। इसका मतलब इस पे डेप्रिसिएशन जो जाएगा 7.5% की रेट से वो होगा सर 45,000 रुपए का डेप्रिसिएशन,
ठीक है, हमने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इतना सॉल्व कर लिया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, डिटरमाइन द क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 से 45 है। कंप्यूट द कैपिटल गेन लायबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। सर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा यहाँ पे, कोई भी कैपिटल गेन यहाँ नहीं लगेगा, बिकॉज सर न ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट हुआ है, पहली बात, न ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट हुआ है, और दूसरी बात सर मेरे कुछ असेट्स जो बिके हुए असेट्स की वैल्यू, मेरे बिके हुए असेट की वैल्यू मेरे ब्लॉक से एक्सीड नहीं की है। अगेन वर्ड सुनिए, मेरे बिके हुए असेट की वैल्यू मेरे ब्लॉक से एक्सीड नहीं की है, इसलिए भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। सॉल्यूशन देख लिया जाए, दिखा दो सर। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, WDV ऑफ ब्लॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2019 8.5 लाख रुपए। परचेज ऑफ सेकंड हैंड प्लांट ड्यूरिंग द ईयर 8.5 लाख रुपए, 17 लाख रुपए। सेल कंसिडरेशन फॉर ओल्ड मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर 11 लाख रुपए का। एंड WDV ऑफ ब्लॉक एज ऑन 31 मार्च 2020 6 लाख रुपए का था। Since the value of block as on 31st March 2020 comprised of a new asset which has been put to use for less than 180 days, depreciation is restricted to 50% of the prescribed percentage of 15%, that is depreciation is restricted to 7.5%. Therefore, the depreciation allowed for the year is 45,000 being 7.5% of 6 लाख। आपने अलग कुछ पढ़ा है क्या यहाँ पे? सोचिए इतने से एरिया में आपने पूरा आंसर निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है सर। इफ यदि SN company had sold 3 machinery in June 2019 for 21 lakh, will there be any difference in your answer above working? Explain। है अगर सर had sold 3 machine in June 2019 for rupees 21 lakh, सर 21 लाख में अगर बेच दी तब तो ब्लॉक से वैल्यू आगे चली गई। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, The provision under section 50 of the computation of capital gain in this case is depreciable asset can invoked only under the following circumstances। जो मैंने आपको पढ़ाया वो थ्योरी फॉर्म में भी पढ़ा रहा हूँ, सॉल्यूशन अभी दिखाएंगे हम, पहले थ्योरी में प्रोविजन पढ़ लीजिए। थ्योरी है पूरी। When one or more of the assets in the block of asset were sold for the consideration more than the value of the block, मतलब क्या सर, more than value of the block, यही वाली बात। मेरे 4 ही असेट बिक गए 2000 में, जबकि मेरे ब्लॉक की वैल्यू 1800 रुपए थी, तब कैपिटल गेन आई। और दूसरी बात इसने क्या बोल दी यहाँ पे, वेयर एसेट आर ट्रांसफर्ड फॉर अ कंसिडरेशन मोर देन द वैल्यू ऑफ ब्लॉक। जो पहला वाला मैंने बताया था कि सारे 1800 वाले असेट जो थे सारे ABCDE 2000 में बिक गए, और फिर ऑल द एसेट ट्रांसफर फॉर अ कंसिडरेशन लेस देन द ब्लॉक, मैंने बताया था 1800 वाले असेट 2000 में बिके हो या 1500 में बिके तो लॉस आ जाता है। ये दोनों चीजें मैंने आपको समझाई थी। हाँ सर, ये दोनों चीजें आपने हमें समझाई थी। Since यहाँ पे क्या हुआ, the first 2 cases of the sales consideration is more than the written down value of block, then computation will result short term capital gain। ये बात कर रहा है यार, इन दोनों में तो कैपिटल गेन आएगा बट इनमें कैपिटल लॉस आएगा, इसके बारे में बात कर रहा है। इस चीज को मैंने वहां पे आपको समझा दिया है। बट in the given case capital gain will not be arised when the block of asset continues to exist and the sum of the asset was sold for a price which is lesser than the written down value of block। मतलब सर ये वही प्रूफ लिखा जिस बेसिस पे आपने ये सॉल्व किया है, पूरा प्रोविजन इसने लिख दिया जिस बेसिस पे आपने सॉल्व किया है। ठीक है, यहां तक समझ में आया ना। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में अभी आप क्या पढ़ रहे थे, क्वेश्चन 2 में आपको थ्योरी क्या लिख के आनी है, ऐसे नहीं लिख सकते कि यहाँ कुछ नहीं होगा। लाइबल टू टैक्स नहीं है, सीधे ऐसे काटा मार के नहीं आ सकते आप, आपको पूरा डिटेल करना पड़ेगा क्यों नहीं है, तो वो आपने लिख दिया। अब तीसरी चीज इसने जो बोली कि अगर 3 मशीनरी इन्होंने 21 लाख में बेच दी तब तो बहुत अच्छी चीज हो गई। क्यों, देखो सेल्स कंसिडरेशन मेरा 21 लाख और WDV ऑफ मशीनरी ऑन 1/4/2019 को मेरा 8,50,000 था। हमने जो नई मशीनरी खरीदी वो भी 8.5 लाख रुपए की खरीदी। टोटल मेरे ब्लॉक की वैल्यू कितनी आ रही है, 17 लाख। लेकिन मेरा पूरा ब्लॉक मेरे पूरे ब्लॉक की वैल्यू अगर 17 लाख आ रही है, बट उस ब्लॉक का कुछ एसेट 6 में से केवल 3 एसेट बिक गया, कुछ एसेट बिक गया, वो भी मेरे ब्लॉक की वैल्यू से एक्सीड कर गया। ये वाली चीज हो गई, वेयर मोर और सम ऑफ द एसेट आर in the block are sold for consideration more than the value of block। मेरे ब्लॉक की वैल्यू से एक्सीड कर गई तो वहां शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया 4 लाख। शॉर्ट टर्म क्यों, WDV हो रही है, ईयरली इसमें डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो ये वैल्यू क्या होती है, 1 साल से कम की होती है या 1 साल की ही होती है, 1 साल से ज्यादा की नहीं होती, इसलिए हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आता है। ठीक है, if 3 machinery are sold in June 2019 for rupees 21 lakh, then short term capital gain would arise since the sale consideration is more than the aggregate of the written value of the block at the beginning of the year and the addition made during the year।
कहीं कुछ समझ में ऐसा है जो नहीं आ रहा हो? इम्पॉसिबल है बेटा, नहीं आ रहा तो आपकी कंसंट्रेशन की ही कमी हो रही है। तो आज के क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। इसके आगे के लेक्चर्स में कुछ बचा भी नहीं होगा आई थिंक। देख लूँ, देखो एक क्वेश्चन ये बचे हैं यार, ये चैप्टर आप जरूर करके जाइएगा, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत अच्छे से आपको हो जाएगा। बहुत कम क्वेश्चंस बचे हैं, इसके बाद हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे इन होम, स्टे सेफ।